डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती और किसी भी व्यक्ति की या भावना का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप लेवल चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्टोरी नेम हिडन एम्परर। ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखी गई है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। अध्याय 51, जादू करने वालों की लड़ाई। उसे मार डालो। बिना कुछ और कहे दोनों आगे बढ़ गए। स्वूश। जादूगर जेसन का सफेद वस्त्र बिना हवा के ही हिल गया। उसके हाथों से पवित्र प्रकाश की किरणें मानो वर्षा की बूंदें हों और पलक झपकते ही प्रकाश के 5 स्तंभ उड़ गए। ये 5 प्रकाश स्तंभ जादूगर जेसन द्वारा छोड़ा गया शून्य स्तरीय मंत्र होली लाइट बोल्ट थे। हर होली लाइट बोल्ट में अपार शक्ति थी। यहाँ तक कि ओल्ड यादव का विशेष रूप से तैयार किया गया कवच भी होली लाइट बोल्ट के कई हमलों से बचाव नहीं कर सकता था। रोहन ने भी खुद को कमतर मानने से इनकार कर दिया। उसकी मानसिक शक्ति ने अचानक उसकी चेतना में फायरबॉल के मंत्र मॉडल को उत्तेजित कर दिया। अचानक मुट्ठी जैसे 5 आग के गोले उसके बगल में तैरने लगे। जाना। रोहन की उंगलियां बस इशारा करती और आग के गोले सीधे जादूगर जेसन के पवित्र प्रकाश बोल्ट से टकराते। लाल और सफेद रंग में दोनों शून्य स्तर के मंत्र आपस में टकराने लगे। बैंग बैंग बैंग। टकराने की आवाजें बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थीं, जिसके कारण हॉल में मौजूद सभी लोगों की सुनने की शक्ति अस्थायी रूप से खत्म हो गई। भयानक चीज थी ज्वाला और पवित्र प्रकाश जो मंत्रों के टकराव के बाद चारों ओर फैल गया। उन्होंने जो कुछ भी सीधे उनके सामने आया उसे नष्ट कर दिया, मानो वे इसे आसानी से कर सकते थे। कुछ ही देर में पूरा हॉल अस्त व्यस्त हो गया। लकड़ी का मलबा फर्श पर बिखरा पड़ा था और नीले पत्थर की ईंटें भी जलकर काली हो गई थीं। जाओ, हम अब यहाँ और नहीं रुक सकते, बूढ़े यादव ने गहरी आवाज में कहा और हाथ हिलाकर अपने शूरवीरों को जल्दी से हॉल से बाहर ले आया। ऑगस्टिन, राममोहन और बाकी लोग भी ऐसे ही थे। वे जल्दी से हॉल से बाहर चले गए थे। अगर उन पर मंत्रों की बची हुई शक्ति का जरा भी असर होता तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती। पलक झपकते ही पूरा हॉल खाली हो गया। सिर्फ रोहन और जादूगर जेसन ही आमने सामने थे। तुम्हारा जादू तो उस दुष्ट विधर्मी से भी अधिक शक्तिशाली है। जादूगर जेसन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। रोहन और उसने पहले ही एक दूसरे को परखा था। पहले हुई इस झड़प में जादूगर जेसन को पता चला कि रोहन की जादुई शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। यह उस समय की बूढ़ियत जितनी ही थी, इसलिए वह इस बात से बेहद हैरान था। जादूगर जेसन, तुम्हारा प्रथम स्तरीय मंत्र कहाँ है? अगर तुमने अभी अपना प्रथम स्तरीय मंत्र नहीं डाला तो मुझे डर है कि तुम्हारे पास फिर कभी ऐसा करने का मौका नहीं बचेगा। रोहन शांत दिखाई दिया। वह जानता था कि जादूगर जेसन एक सच्चा प्रथम स्तरीय मंत्र विधाता था। उस समय जादूगर जेसन के प्रथम स्तरीय मंत्र से बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार रोहन जादूगर जेसन के प्रथम स्तरीय जादू के प्रति बहुत सतर्क था। प्रथम स्तर का मंत्र, विधर्मी, यहाँ तक कि शून्य स्तर का मंत्र भी आपसे निपटने के लिए पर्याप्त है। जादूगर जेसन ने उसे घमंड से देखा। उसके शरीर से एक गाढ़ा सफेद प्रकाश निकलने लगा। यह एक ऐसा दृश्य था जो प्रकाश तत्व को तेजी से उसके अंदर जमा कर रहा था। रोहन के हाव भाव बदल गए। प्रथम स्तरीय जादूगर होने के नाते जादूगर जेसन जादुई शक्ति और मानसिक शक्ति की पुनर्प्राप्ति गति के मामले में रोहन से स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली था। अगर यह ऐसा द्वंद्व युद्ध होता जिसमें जादुई शक्ति इस तरह समाप्त हो जाती तो रोहन को नुकसान होता। इसलिए रोहन स्वाभाविक रूप से युद्ध को यथाशीघ्र समाप्त करना चाहता था। फ्रॉस्ट। रोहन ने अचानक फ्रॉस्ट मंत्र का जाप किया। यह दूसरा मंत्र था जो उसने हाल ही में सीखा था। हर बार जैसे ही रोहन की आवाज धीमी हुई, एक ठंडी हवा ने जादूगर जेसन को अपनी चपेट में ले लिया। जादूगर जेसन के शरीर पर बर्फ के क्रिस्टल तुरंत जम गए, जिससे उसका निचला आधा शरीर पूरी तरह से जम गया। इस तरह के बंधन प्रकार के मंत्र में हालांकि शक्ति ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक मजबूत बंधन क्षमता थी। रोहन ने जादूगर जेसन को बांधने के लिए 3 बार फ्रॉस्ट का जादू भी किया। 3 फ्रॉस्ट पहले से ही रोहन के लिए सामान्य फ्रॉस्ट डालने की सीमा थी। बेशक 3 फ्रॉस्ट के बाद भी मलिन के पास एक बड़ा फ्रॉस्ट डालने का मौका था। हालांकि मौजूदा स्थिति में जादूगर स्पेल को बांधने के लिए 3 फ्रॉस्ट ही काफी थे। उसे अपना कीमती बड़ा फ्रॉस्ट बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। जादूगर जेसन को बांधने के बाद रोहन ने जादूगर जेसन की ओर दोनों हाथों से इशारा किया और अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र प्रदर्शित किया। बड़ा आग का गोला। बहुत खूब। अचानक एक विशाल आग का गोला प्रकट हुआ, जो भयंकर गर्मी छोड़ रहा था, मानो हवा को विकृत कर रहा हो। रोहन ने लगभग एक साथ ही फ्रॉस्ट और लार्ज फायरबॉल का प्रयोग कर दिया था, इसलिए जादूगर जेसन को जैसे ही यह एहसास हुआ कि वह बंध गया है, उसने अपना चेहरा बदल लिया। विस्फोट। रोहन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। जादूगर जेसन को अपना प्रथम स्तरीय जादू करने का मौका भी नहीं मिला। जादूगर का शरीर आमतौर पर कमजोर होता है, नौमी से बस थोड़ा ही मजबूत। बड़े अग्नि गोल का सामना करते हुए, जो सामान्य शून्य स्तर के मंत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली था, जादूगर जेसन के पास उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। बूम। विशाल आग का गोला फट गया। जादूगर जेसन के शरीर में भयानक लपटें फैल गईं। पूरा हॉल भयंकर लपटों से भर गया।
बड़े आग के गोले से निकले विशाल आग के गोले का अंदरूनी हिस्सा शुरू से ही स्थिर नहीं था, इसलिए एक बार फटने पर इसका प्रभाव लगभग 10 मीटर के दायरे में फैल सकता था। रोहन को भी जल्दी से हॉल से बाहर निकलना पड़ा। एक झुलसा देने वाली आग की लपटें सीधे उसकी ओर आईं और उसे लगभग हॉल से बाहर धकेल दिया। हर बार हॉल की मजबूत सफेद दीवारों पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई देने लगीं। ये दरारें मलिन के बड़े आग के गोले के सीधे विस्फोट से बनी थीं। हर कोई मुंह खोले उस हॉल को देख रहा था। वह प्रचंड जलती हुई लौ मानो किसी मृत्यु देवता की लौ हो। उसे देखकर हर किसी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बहुत ताकतवर, दुष्ट विधर्मी, चर्च के जादूगर जैसी ताकत रखता है। वह तो बहुत ताकतवर है। कैस्टेलन ऑगस्टिन ने रोहन पर एक नजर डाली। मलिन और जादूगर जेसन ने जो ताकत दिखाई वह उसकी समझ से परे थी। इतनी भयानक ताकत के साथ हजारों शूरवीर भी अकेले रोहन को नहीं रोक सकते थे। हॉल में लगी लौ धीरे धीरे बुझ गई। रोहन, जिसने अभी अभी राहत की सांस ली थी, अचानक अपना भाव बदल चुका था। दूसरे लोग हॉल की स्थिति को शायद न देख पा रहे हों, लेकिन रोहन की मानसिक शक्ति उसे साफ देख पा रही थी। उसे हल्का सा आभास हो रहा था कि प्रकाश तत्व अभी भी हॉल में तेजी से इकट्ठा हो रहा था। महल के बाहर से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जो हॉल की धूल उड़ा रहा था। एक आकृति फिर सबके सामने आ खड़ी हुई। मरा नहीं। हॉल में धूल पहले ही छट चुकी थी, इसलिए जादूगर जेसन को सब साफ देख सकते थे। उस पर जमे बर्फ के क्रिस्टल बहुत पहले ही गायब हो चुके थे। अभी अभी हुए उस भयानक विस्फोट का जादूगर जेसन पर कोई असर नहीं हुआ। यहां तक कि उसके सफेद लबादे पर भी धूल का एक कण नहीं था। अध्याय 52, जादू करने वालों की लड़ाई। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। जादूगर जेसन मरा नहीं, बल्कि वह कदम दर कदम हॉल से बाहर निकल गया और रोहन को एक गहरे चेहरे से घूरने लगा। रोहन भी जादूगर जेसन को देख रहा था। उसने देखा कि जादूगर जेसन के शरीर के चारों ओर एक पारभासी प्रकाश कवच बना हुआ था। वह बाहर से प्रकाश तत्व को अवशोषित कर रहा था। मंत्र स्क्रॉल, और ये तो पहले स्तर के मंत्र से भी कहीं बेहतर है। रोहन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसे अंदाजा हो गया था कि जादूगर जेसन पर पारदर्शी प्रकाश कवच भी एक मंत्र था। और यह एक उच्च स्तरीय मंत्र था। जादूगर जेसन इसे नहीं कर सकता था। इसका एकमात्र कारण यह था कि जादूगर जेसन के पास एक जादू का स्क्रॉल था। जब रोहन ने उसे फ्रॉस्ट और लार्ज फायरबॉल का जादू करके चौंका दिया, तो जादूगर जेसन को लगा कि वह खतरे में है, इसलिए उसने स्क्रॉल निकाला और स्क्रॉल में जादू शुरू कर दिया। जादूगर जेसन हॉल से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे उसने रोहन की बुदबुदाहट सुन ली हो। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक स्पेल स्क्रॉल है। स्क्रॉल में जो मंत्र है वह पूरी तरह से रक्षात्मक प्रकार का द्वितीय स्तरीय मंत्र है, पवित्र प्रकाश वलय। नीच विधर्मी, तुम्हारी योजना मुझ पर काम नहीं आई। अब तुम्हारी बारी है, अपना न्याय स्वीकार करो। रोहन ने आंखें मूंद लीं। जादूगर जेसन के शरीर से एक घनी सफेद रोशनी निकल रही थी। प्रचंड प्रकाश तत्व इकट्ठा हो रहा था, जिससे रोहन के दिल में खतरे का एहसास हो रहा था। वह जानता था कि जादूगर जेसन अपना प्रथम स्तरीय जादू डालने वाला था। पवित्र प्रकाश न्याय निर्णय। जैसी कि उम्मीद थी, जादूगर जेसन ने अपनी हथेलियां एक साथ रखते हुए चिल्लाया, मानो वह प्रार्थना कर रहा हो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, सफेद रोशनी के स्तंभ तेजी से उभर आए और आसमान को ढक लिया। टिमटिमाती सफेद रोशनी ने आसमान में सूरज को ढक लिया था। ये प्रथम स्तर का मंत्र था जिसने वृद्धअत की सारी आशा को कुचल दिया था। मंत्र अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। रोहन ने पहले ही अपने ऊपर भारी दबाव महसूस किया था। पहले हवा नहीं थी, लेकिन पवित्र प्रकाश न्याय निर्णय मंत्र के प्रभाव के साथ ही हवा के झोंके सीधे उसकी ओर आए, जिससे रोहन अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गया। पहले स्तर का जादू, आओ मुझ पर, रोहन चिल्लाया। उसकी मानसिक शक्ति ने उसकी चेतना में जादू मॉडल को उन्माद में उत्तेजित कर दिया। स्वूश स्वूश स्वूश। रोहन के हाथों से आग के गोले बार बार निकल रहे थे। वह उस विशाल सफेद रोशनी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अनगिनत आग के गोले उस सफेद रोशनी में डूब गए, हमेशा के लिए गायब हो गए। रोहन के मन में वह दृश्य घूम रहा था, जिसमें बूढ़े आदमी अत ने खुद को जलाकर राख करने के लिए फायरबॉल का प्रयोग किया था। शायद इससे पता चलता है कि बूढ़ा आदमी अत कितना निराश था जब उसने पवित्र प्रकाश न्यायनिर्णय का सामना किया था। बड़ा आग का गोला, रोहन चिल्लाया और उन्माद में आग का गोला फेंका। जब स्लेटी रंग का फ्रेम लाल हो गया, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बड़ा आग का गोला फेंका। विशाल आग का गोला एक बार फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार रोहन जादूगर जेसन के प्रथम स्तरीय जादू को रोकने के लिए बड़े आग के गोले का उपयोग कर रहा था। बूम! विशाल आग का गोला फिर से फट गया और हिंसक प्रभाव के कारण पवित्र प्रकाश न्यायनिर्णय थोड़ा रुक गया। रोहन का फायरबॉल लगातार लगभग 20 बार फेंका जा सकता था। ऐसी जिंदगी मरण की स्थिति में उसे अब किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसने बिना रुके बस फायरबॉल फेंका। चाहे सामान्य फायरबॉल हो या बड़ा फायरबॉल, उसने जादूगर जेसन पर पागलों की तरह फायर किया। महल के बाहर कई सरदार और शूरवीर आसमान में सफेद पर्दे के बड़े टुकड़े और रोहन की बारिश की बूंदों जैसे आग के गोले को घूर रहे थे। वे सब थोड़े फीके लग रहे थे। चाहे वह जादूगर जेसन का जादू हो या रोहन का, यह ऐसी चीज नहीं थी जिससे कोई भी बचाव कर सके। ये दो ताकतें थीं जिनके बीच जमीन आसमान का अंतर था। उन्होंने सबके दिलों को झकझोर दिया था। रोहन रुको! बूढ़े यादव ने अपनी हथेलियां एक साथ कस लीं।
उसकी मांसल छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वह अंदर से कितना घबराया हुआ था। युवा मास्टर रोहन, कृपया रुकें। युवा याग्वेज भी अपने दिल में रोहन के लिए प्रार्थना कर रहा था। हर कोई जानता था कि दो मजबूत जादूगरों की लड़ाई अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुकी थी। बूम! अंततः श्वेत प्रकाश भारी हथौड़ों की तरह रोहन के शरीर पर प्रचंड रूप से बरसा। हवा में जलती अनंत लपटें रोहन पर पवित्र प्रकाश के प्रभाव को रोक रही थीं। रोहन को लगा कि उसकी छाती पर किसी ने बहुत जोर से दबाव डाला है, फिर उसकी छाती में असहनीय दर्द हुआ। हर बार उसकी हड्डी टूट गई। रोहन अब और नहीं टिक सका। उसका शरीर पीछे की ओर उछला और जमीन पर गिर पड़ा। हे, मैंने इसे अभी भी ब्लॉक कर रखा है। पहले स्तर के मंत्र का क्या? जमीन पर गिरे रोहन ने एक हाथ से खुद को संभाला और मुश्किल से खड़े हुए। जोरदार प्रहार से उनकी कुछ पसलियां टूट गईं, जिससे उन्हें तेज दर्द होने लगा। हालांकि रोहन मरा नहीं। उसने जादूगर जेसन के पहले स्तर के जादू को रोक दिया था। यहां तक कि बूढ़ी भी ऐसा नहीं कर पाई थी। जादूगर जेसन ने आंखें मूंद लीं। रोहन को कांपते हुए खड़ा देखकर उसके चेहरे पर शांति और उदासीनता थी जब उसने कहा, चालाक विधर्मी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम मरे नहीं, लेकिन अगली बार इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। जादूगर जेसन ने एक बार फिर पवित्र प्रकाश न्याय निर्णय का प्रयोग करने की योजना बनाई। रोहन ने अपने हाथों से उस जगह को हल्के से दबाया जहां उसकी पसलियां टूटी थीं। इससे उसका दर्द थोड़ा कम हो सका। उसकी मृत्यु न होने का कारण यह था कि बड़े अग्निगोल ने पवित्र प्रकाश निर्णय के प्रभाव को कुछ हद तक रोक तो लिया था, लेकिन रोहन में एक शारीरिक विशेषता थी जो प्रथम स्तरीय मौलिक तलवारबाज के समान थी। मजबूत शारीरिक विशेषताओं ने रोहन को पवित्र प्रकाश न्याय निर्णय द्वारा दिए गए आघात का एक हिस्सा सहन करने की अनुमति दी थी। हे, जादूगर जेसन, अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया है। रोहन ने जादूगर जेसन की तरफ देखा जो जादू करने ही वाला था। उसकी निगाहों में हल्के से पागलपन का भाव झलक रहा था। बड़ा फ्रॉस्ट! रोहन चिल्लाया। फ्रॉस्ट के स्पेल मॉडल की आखिरी जादुई शक्ति लगभग खत्म हो जाने के बाद उसने एक बड़ा फ्रॉस्ट डाला था। हर बार बड़े पाले का प्रभाव सामान्य पाले से कहीं ज्यादा था। उसकी बांधने की क्षमता भी अद्भुत थी। अगर जादूगर जेसन इसके लिए तैयार भी होता तो भी वह बंधा रहता और कम समय में उससे बाहर नहीं निकल पाता। हालांकि जादूगर जेसन जरा भी नहीं घबराया। उसने अपने बगल में रखे पारदर्शी प्रकाश कवच को देखा। चूंकि उसे दूसरे स्तर के मंत्र पवित्र प्रकाश वलय पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने बस उपहास किया। नीच विधर्मी, बेकार का संघर्ष बंद करो। पवित्र प्रकाश वलय ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम हरा सको। क्या ये है? पवित्र प्रकाश वलय दूसरे स्तर का मंत्र है। रोहन के मुंह पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसकी छाती के सामने कुछ देर पहले एक पुराना सा पेंडेंट रखा हुआ था। चलो देखते हैं कि क्या ये 10 बड़े आग के गोले रोक सकता है। उसके ऐसा कहते ही रोहन की मानसिक शक्ति ने तुरंत बेल पेंडेंट को सक्रिय कर दिया। पल भर में 10 विशाल आग के गोले, जो भयानक झुलसाने वाली गर्मी छोड़ते थे, जादूगर जेसन की ओर उड़े। अध्याय 53, प्रस्थान आए। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। पलक झपकते ही 10 विशाल आग के गोले जादूगर जेसन की ओर उड़ चले। पवित्र प्रकाश वलय की सुरक्षा के बावजूद जादूगर जेसन के हाव भाव काफी बदल गए। रोहन थोड़ा पीला पड़ गया था। उसकी मानसिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। ऐसे कारनामे के लिए उसकी आधी मानसिक शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। अपनी मौजूदा मानसिक शक्ति से 10 विशाल आग के गोलों को नियंत्रित करना उसके लिए बहुत ज्यादा बोझ था। हालांकि इन विशाल आग के गोलों को रोहन के नियंत्रण की ज्यादा जरूरत नहीं थी। जादूगर जेसन के पीछे से आग के गोले उड़ जाने के बाद उसे बस अपनी मानसिक शक्ति से इन अस्थिर आग के गोलों को सीधे विस्फोटित करना था। रूम आग के गोले फट गए और अंतहीन लपटों ने जादूगर जेसन के शरीर को पल भर में डुबो दिया। लपटें चारों ओर फुफकारती रहीं, जमीन से छोटे छोटे पत्थर और धूल उड़ाती रहीं और हवा में मशरूम के आकार की लपटें बन गईं। शूरवीर और सरदार कुछ कदम पीछे हट गए। वे भड़की हुई भयावह लपटों को देखकर भयभीत हो गए। यहां तक कि रोहन के लिए भी ये पहली बार था कि वह 10 बड़े अग्निगोले फेंक रहा था, इसलिए वह यह अनुमान नहीं लगा सका कि इसका प्रभाव कितना भयानक होगा। हालांकि रोहन ने अपनी सतर्कता कम नहीं होने दी, इसलिए वह विस्फोट के केंद्र की ओर सतर्कता से देखता रहा। हवा के एक झोंके ने सारी धूल उड़ा दी। रोहन पीला पड़ गया था। उसका एक हाथ उसके घायल पेट पर हल्के से दबा हुआ था। उसकी छाती तेजी से धड़क रही थी। बेल पेंडेंट से एक साथ 10 बड़े आग के गोले फेंकने के बाद उसकी मानसिक शक्ति कितनी कमजोर हो गई थी, ये साफ दिख रहा था। अगर उसमें कोई उत्कृष्ट शारीरिक विशेषता न होती, तो वह और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और अब तक जमीन पर गिर चुका होता। पहले विस्फोट के केंद्र में जादूगर जेसन की आकृति दिखाई दी थी। हालांकि जादूगर जेसन को घेरे हुए पवित्र प्रकाश वलय पूरी तरह से गायब हो गया था। उसका सफेद वस्त्र राख में बदल गया था। इस बीच जादूगर जेसन पूरी तरह झुलस चुका था। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। आखिरकार मर गया। रोहन मुस्कुराया। जैसे ही उसे राहत महसूस हुई, वह और नहीं टिक सका और बेहोश हो गया। ऑगस्टिन की आंखें चटक लाल थीं। उसका पूरा शरीर एक डरावनी आभा बिखेर रहा था। वह बिल्कुल किसी ऐसे जानवर जैसा लग रहा था जिसका शरीर इंसानी था।
इसलिए हालांकि रोहन को मारने का ये बिल्कुल सही समय था, ऑगस्टिन और घायल बैरन राममोहन ने कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। उद्धरण चिन्ह। बूढ़ा यादव रोहन के पास गया और उसे हल्के से थाम लिया। रोहन उस समय पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था, बस उसकी मानसिक शक्ति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था, इसलिए वह कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। पिताजी, चिंता मत कीजिए। अंकल प्रैट शहर के द्वार पर इंतजार कर रहे हैं। हमें ब्लैकवाटर शहर जल्दी से निकल जाना चाहिए, रोहन ने गहरी सांसों के बीच कहा। उसे यकीन नहीं था कि चच ने ही जेसन को भेजा है। अगर कोई और जादूगर होता तो रोहन अपनी इस हालत में जादू नहीं कर पाता, भले ही बेल पेंडेंट के पास अभी भी 8 बड़े आग के गोले बचे हों। इसलिए उन्हें तुरंत ब्लैकवाटर सिटी से प्रस्थान करना होगा। बूढ़े यादव ने सिर हिलाया और रोहन को उठने में मदद की। फिर उसकी नजर हल्के से कास्टेलन, ऑगस्टिन और राममोहन पर पड़ी। उनके अलावा शहर की रक्षा टुकड़ी के कई शूरवीर इकट्ठा हो गए थे। अगर बूढ़े यादव के पास अपने मजबूत, भारी बख्तरबंद शूरवीर होते तो भी उन्हें कम समय में मारना नामुमकिन था। यदि वे ब्लैकवाटर सिटी में और अधिक समय तक रहे तो वे अधिक खतरे में पड़ जाएंगे। चलो चलें, बूढ़े यादव ने आदेश दिया। कई भारी बख्तरबंद शूरवीर तेजी से कैस्टेलन की हवेली से बाहर निकले। इस बार ऑगस्टिन और राममोहन ने उन्हें नहीं रोका। बूढ़े यादव के साथ कुछ रईस भी जल्दी से वहां से चले गए। फिर भी कुछ रईस ऐसे थे जिन्होंने काफी देर सोचने के बाद वहीं रुकने का फैसला किया। आखिरकार वे ब्लैकवाटर सिटी में अपने परिवार का व्यवसाय नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वे चर्च के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे। ऑगस्टिन, आप यादव को ऐसे ही जाने दे रहे हैं? घायल बैरन राममोहन ने कठिनाई से खड़े होकर ऑगस्टिन से ऊंची आवाज में पूछा। स्विश। ऑगस्टिन ने अपने चारों ओर ठंडी आभा के साथ राममोहन को घूर कर देखा। बैरन राममोहन, तुम बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो। यादव को तुम्हें अभी मार देना चाहिए था। हालांकि मैं विल्सन की एक बार और मदद कर सकता हूं, ऑगस्टिन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और फिर अपनी तलवार उठा ली। आप क्या कर रहे हो? राममोहन की अभिव्यक्ति बदल गई और वह संघर्ष करते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। ऑगस्टिन की तलवार से चिलचिलाती लपटें फूट पड़ी और राममोहन की ओर वार करने लगीं। चूंकि बैरन राममोहन बुरी तरह घायल थे, इसलिए वे कोई भी प्रभावी अवरोध नहीं लगा सके। शशिश। भयंकर ज्वाला ने बैरन राममोहन के शरीर को निगल लिया। जब तलवार निकाली गई तो वह अभी भी लाल खून से सनी हुई थी। ऑगस्टिन ने दूसरे रईसों की तरफ देखा। आंखें मूंद कर उसने शांति से कहा, तुमने अभी देखा, बैरन राममोहन और जादूगर जेसन को यादव पिता पुत्र ने मार डाला। सभी रईसों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ सिर हिलाया। शहर के दरवाजे पर बूढ़े यादव ने रोहन को हल्के से गाड़ी में बिठाया। बूढ़े यादव की नजर बहुत कोमल थी। रोहन का इलाज करते समय ही बूढ़े यादव की नजर इतनी कोमल होती थी। गाड़ी में मैसी और बड़ी छाती वाली मैडम भी थीं। मैसी और अन्य लोग रोहन की कमजोर स्थिति देखकर तुरंत घबरा गए। बूढ़े यादव ने भी भारी स्वर में पूछा, रोहन कैसी हो? रोहन ने उठने की कोशिश की और गाड़ी से टिक गया। उसने अपना सिर हल्के से हिलाया। पिताजी, मैं ठीक हूँ। हमें जल्द से जल्द ब्लैकवाटर सिटी छोड़ देनी चाहिए। हम एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकते। राममोहन ने बूढ़े यादव को फिर याद दिलाया कि ब्लैकवाटर सिटी में रुकना खतरनाक है। उन्हें अभी निकलना होगा। बूढ़े यादव ने सिर हिलाया, फिर उसने बड़ी छाती वाली मैडम और मैसी से कहा, यादव घायल है, आप उसका ध्यान रखें। इसके बाद वह गाड़ी से उतर गया और अपने शूरवीरों को इकट्ठा करने लगा। वह ब्लैकवाटर शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था। रोहन, क्या तुम ब्लैकवाटर सिटी छोड़ रहे हो? फैटी गुड की आवाज गाड़ी के बाहर गूंजी। रोहन ने जल्दी से मैसी को पर्दा खोलने के लिए बुलाया। गुड को देखकर रोहन ने सिर हिलाया। गुड, हमें ब्लैकवाटर सिटी छोड़नी होगी। अब प्रकाश का साम्राज्य नहीं रहा। तुम मेरे साथ आकर ब्लैकवाटर सिटी छोड़ सकते हो, शायद प्रकाश के साम्राज्य को भी। रोहन सचमुच गुड की मदद करना चाहता था। अगर गुड ऐसा करने को तैयार होता तो वह गुड को एक साथ लाता। रोहन की बातें सुनकर गुड ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे जाने की जरूरत नहीं है। राज्य का नियंत्रण चाहे किसी के पास भी हो, वे व्यापारी के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं ठीक रहूंगा। गुड को स्पष्ट रूप से पता था कि उसकी स्थिति को देखते हुए ब्लैकवाटर सिटी में उसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। दोनों ने आगे कुछ नहीं कहा। वातावरण में सन्नाटा छा गया। बूढ़े यादव ने शूरवीरों को इकट्ठा कर लिया था। उसने 30 भारी बख्तरबंद शूरवीरों को खो दिया था, इसलिए उसके पास केवल 170 शूरवीर बचे थे। उसने और भी सामान्य शूरवीरों को खो दिया था। अब बूढ़े विल्सन की कमान में केवल 500 शूरवीर थे। ओल्ड यादव के आदेश के साथ यूनिट ने ब्लैकवाटर सिटी से प्रस्थान करना शुरू कर दिया। रोहन गाड़ी से बाहर देखता रहा। गुड का आकार धीरे धीरे छोटा होता गया और रोहन की नजरों से ओझल हो गया। रोहन, क्या हम इस जगह पर वापस आ सकेंगे? मैसी ने एक लंबी चुप्पी के बाद अचानक पूछा। हाँ, हम जरूर इस जगह पर वापस आएंगे। रोहन ने गहरी सांस ली। दूर ब्लैकवाटर सिटी को देखते हुए उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प था। अध्याय 54, प्रस्थान 2। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। अपने क्षेत्र में ओल्ड यादव ने महल के बाहर पहरा देने के लिए कई शूरवीरों की व्यवस्था की थी। आधी रात हो चुकी थी और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। बस महल अभी भी जगमगा रहा था। बूढ़ा यादव एक और चांदी जैसा कवच पहन चुका था और अपनी तलवार को ध्यान से पोंछ रहा था।
जब उसने हॉल में अपने इलाके के शूरवीर की बात सुनी तो उसने अपना सिर नहीं उठाया। ओल्ड यादव के चले जाने के दौरान इलाके में कोई लुटेरा हमला नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि पिछली बार जिन लुटेरों को उन्होंने हराया था वे अब धराशायी हो गए हैं और अब इलाके के लिए कोई खतरा नहीं रहे। रोहन कुर्सी पर टिक गया। उसके चेहरे पर कुछ रंग लौट आए थे और वह पहले जैसा पीला नहीं था, क्योंकि गाड़ी में यात्रा के दौरान वह ध्यान कर रहा था और अपनी मानसिक शक्ति पुनः प्राप्त कर रहा था। लगता है पसलियां टूटी नहीं हैं, शायद बस उखड़ गई हैं। रोहन का बायां हाथ पसलियों पर हल्के से दबा रहा था। जादूगर जेसन से लड़ते समय उसे यही चोट लगी थी। शुरू में उसे लगा कि उसकी पसलियां टूट गई हैं। कुछ महीनों के आराम के बिना उसकी चोटें ठीक नहीं हो सकती। हालांकि जब रोहन ने पहले उसकी चोटों की अच्छी तरह जांच की तो उसने पाया कि उसकी पसलियां केवल उखड़ी हुई थीं, टूटी नहीं थीं और इस समस्या का समाधान आसान था। अंकल प्रैट, मेरी पसलियां खिसक गई हैं। कृपया इसे ठीक करने में मेरी मदद करें। प्रैट स्तब्ध रह गया और तुरंत रोहन की पसलियां ठीक करने में मदद करने के लिए आगे आया। हालांकि बूढ़ा यादव उठ खड़ा हुआ और रोहन के पास दौड़ा। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे करने दो। रोहन, कौन सा हिस्सा खिसक गया है? रोहन ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां दर्द सबसे ज्यादा महसूस हो रहा था। बूढ़े विल्सन ने सिर हिलाया और अपने दोनों हाथ वहां दबा दिए। हर बार एक तीखी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रोहन पसीने से तरबतर हो गया और उसने तेज दर्द चुपचाप सहा। उसके बाद बूढ़े यादव ने अपनी हथेलियां हिलाईं। रोहन का घायल हिस्सा थोड़ी लालिमा के अलावा काफी बेहतर लग रहा था। रोहन ने एक लंबी सांस ली। वह धीरे से उठा और थोड़ा खिंचाव महसूस किया। हालांकि उसे अभी भी दर्द हो रहा था, फिर भी हल्का फुल्का व्यायाम उसके लिए कोई बाधा नहीं बनेगा। इस महत्वपूर्ण चरण में ये सभी के लिए अच्छी खबर थी कि रोहन अभी भी चल फिर सकता है। रोहन, क्या तुम ठीक हो? बूढ़ा यादव बहुत चिंतित लग रहा था। हाँ, मुझे अभी भी कुछ मामूली चोटें हैं, लेकिन कोई बात नहीं। पापा, अब हमें चर्चा करनी चाहिए कि हमें कहाँ जाना चाहिए। रोहन ने उनके अगले कदम के बारे में सबसे गंभीर मुद्दा बताया। ग्रैंड सिटी पर पहले से ही चर्च का नियंत्रण रहा होगा। हालांकि ब्लैकवाटर सिटी की स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती थी, लेकिन जादूगर जेसन को रोहन ने मार डाला था। चर्च की सेना को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन रोहन और ओल्ड यादव ने ब्लैकवाटर सिटी में रुकने की हिम्मत नहीं की। अगर ग्रैंड सिटी के चर्च को स्थिति का एहसास हो जाता तो ओल्ड यादव और रोहन की स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती। इस प्रकार पहली बात जो उन्हें पुष्टि करनी थी वह थी प्रकाश के पूरे साम्राज्य की वर्तमान स्थिति। हालांकि ओल्ड यादव और रोहन दोनों को कोई समाचार नहीं मिला, इसलिए वे अपनी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण नहीं कर सके। माहौल इतना तनावपूर्ण था मानो हर किसी के दिल में एक बड़ी चट्टान रख दी गई हो। ठीक इसी समय मैसी अचानक बोले, गुड ने एक बार कहा था कि चर्च ने प्रकाश के राज्य के अधिकांश हिस्सों को नियंत्रित कर लिया है। रोहन ने चुपचाप सिर हिलाया। उसका अनुमान वास्तव में वही था। चर्च ने इतने लंबे समय से तैयारी की थी, अब उन्हें लाभप्रद स्थिति में होना ही था। अगर प्रकाश का शाही परिवार चर्च को नहीं रोक पाया तो प्रकाश का पूरा साम्राज्य अस्त व्यस्त हो जाएगा। काफी देर बाद बूढ़े यादव की आवाज भारी हो गई और उन्होंने कहा, लगता है शाही परिवार चर्च को रोक नहीं सकता। पूरे प्रकाश के साम्राज्य में हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। रोहन, तुम्हारी क्या योजना है? बूढ़े यादव ने पूछा और अपनी नजर रोहन की ओर घुमाई। बूढ़े यादव के रवैये से यादव परिवार में रोहन की स्थिति का सीधा संकेत मिलता था। रोहन ने कुछ देर सोचा और अपना सिर उठाया। उसने बूढ़े यादव की नजरों से नजरें मिलाईं और जवाब दिया, चर्च में जबरदस्त ताकत है और उसने प्रकाश के शाही परिवार की जगह लेने के लिए इतने सालों से तैयारी की है। प्रकाश के साम्राज्य का असली शासक बनना अब लगभग तय है। इसलिए हम अब और प्रकाश के साम्राज्य में नहीं रह सकते। हम बस पूर्व की ओर सीमा पार करके ब्लैक मून के साम्राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यादव के अपनी बात समाप्त करने के बाद पूरा हॉल शांत हो गया। किसी विदेशी देश में, मैसी ही बोली। वह उलझन में दिख रही थी। रोहन को बस एहसास हुआ कि वह यादव परिवार के बाकी सभी लोगों से अब भी अलग है। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह प्रकाश के राज्य में है या ब्लैक मून के राज्य में। शायद एक जादूगर के रूप में अपनी पहचान के कारण वह ब्लैक मून के राज्य में ही रहना चाहता था। वहां जादूगर पर कोई सीमा नहीं थी। इसके अलावा ब्लैक मून के राज्य में जादूगर का एक ऊंचा दर्जा होता था। ब्लैक मून साम्राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले पूर्वी देश सभी जादूगरों के लिए अभयारण्य थे। अगर रोहन ब्लैक मून साम्राज्य में जाता तो न केवल वह चर्च के पीछा से बच सकता था, बल्कि वह और भी शक्तिशाली मंत्र प्राप्त कर सकता था और एक शक्तिशाली जादूगर बन सकता था। हालांकि बटलर मैसी, बड़ी छाती वाली मैडम, जनरल प्रैट, यहां तक कि ओल्ड यादव भी जीवन भर प्रकाश के राज्य में रहे थे। भले ही वे चर्च से गहराई से जुड़े न रहे हों, फिर भी वे चर्च के कुछ विचारों से बहुत प्रभावित थे। उनके दिलों में ब्लैक मून का राज्य एक विदेशी देश था जो भयावह और अंधकार में था। बूढ़ा यादव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके हाव भाव बदलते रहे। जाहिर है वह रोहन के सुझाव पर विचार कर रहा था। यादव परिवार में ब्लैक मून साम्राज्य को बूढ़े यादव से ज्यादा समझने वाला कोई नहीं था। आखिर ओल्ड यादव ने ब्लैक मून साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया था और सबसे क्रूर स्लॉटर हाउस से भी बच निकला था। उसे विरोधी देश जाने के लिए कहने का ओल्ड यादव पर सबसे गहरा असर हुआ। इससे वह पहले से कहीं ज्यादा अनिर्णायक हो गया। सर बैरन, एक शूरवीर अचानक महल के बाहर से हॉल में घुस आया।
इस शूरवीर ने सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठकर आदरपूर्वक ओल्ड यादव को सूचना दी, सर बैरन, बाहर बहुत सारे शूरवीर हैं। ऐसा लग रहा है कि वे सीधे महल की ओर आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि चच यहाँ आ गया हो? बूढ़े यादव के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। रिपोर्टिंग करने वाले इस शूरवीर ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, अंधेरे आसमान की वजह से हम साफ साफ नहीं देख पा रहे कि ये कौन है। मैं सर बैरन के आदेश पर यहाँ आया हूँ। चलो चलें और देखें। बूढ़ा यादव भी शांत नहीं बैठ सका। उसने तुरंत अपनी साफ की हुई तलवार उठाई और शूरवीर के पीछे बाहर चला गया। मुझे उम्मीद है कि यह चच नहीं है, यादव ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसके चेहरे पर एक भयावह भाव था। यादव साफ जानता था कि अगर वह चच था, तो वह युद्ध से बच नहीं सकता था। उसकी मानसिक शक्ति अभी मुश्किल से आधी ही बची थी। बेल पेंडेंट में केवल 8 बड़े आग के गोले थे। एक बार जब उसकी मुलाकात जादूगर जेसन जैसे किसी और प्रथम स्तरीय जादूगर से हुई, तो रोहन को उसे दोबारा मारने का कोई भरोसा नहीं रहा। ओल्ड यादव के पीछे चलते हुए रोहन जल्दी से महल से बाहर निकल गया। अध्याय 55, प्रस्थान 3। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। अंधेरी रात में घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज समय के साथ और भी साफ होती जा रही थी। सिर्फ उस आवाज से ही पता चल रहा था कि वहां कम से कम कुछ 100 शूरवीर हैं। बूढ़ा यादव पहले ही महल के बाहर पहुंच चुका था। कई शूरवीरों ने महल से 100 मीटर दूर तक रोशनी के लिए अपनी मशालें जला रखी थी, लेकिन उन्हें अभी भी अपने सामने खड़े शूरवीरों का स्पष्ट दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। पंक्ति में खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बूढ़े यादव ने अपनी तलवार निकाली और एक काले युद्ध घोड़े पर कूद पड़े। उन्होंने चमकती आंखों से सामने की ओर देखा। जैसे ही उन्हें यकीन हो गया कि शूरवीर चच से हैं, बूढ़े यादव ने बिना किसी हिचकिचाहट के लगभग 500 शूरवीरों का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया। जल्द ही महल के बाहर पूरी तरह सन्नाटा छा गया और आवाजें नजदीक और साफ होने लगीं। कभी कभी सिर्फ युद्ध के घोड़ों की सांसों की आवाज सुनाई देती थी। रोहन ठंडी हवा के सामने खड़ा था और उसने अपना कोट और कसकर पकड़ रखा था। उसकी मानसिक शक्ति धीरे धीरे आगे बढ़कर अंधेरे में बिन बुलाए मेहमानों को देखने लगी। हा यादव, यह मैं हूं, परमान। दूर से रात भर एक जोरदार हंसी की आवाज आती रही। घबराए हुए बूढ़े यादव को आखिरकार यह आवाज सुनकर राहत मिली। बैरन परमान, मुझे लगा कि यह चच है। आप मेरे इलाके में क्यों आए हैं? जैसे ही शूरवीर उनके पास पहुंचे, ओल्ड यादव को आखिरकार भीड़ साफ दिखाई दी। हैरानी की बात यह थी कि ब्लैकवाटर शहर के एक दुर्लभ रईस, बैरन परमान, जो ओल्ड यादव के अच्छे दोस्त थे, भी भीड़ में शामिल थे। बैरन परमान ने काला कवच पहना हुआ था और हाथ में तलवार लिए हुए थे। वे थके हुए लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई कठिन यात्रा की हो। यादव, चर्च ऑफ लाइट का प्रभाव बहुत ज्यादा है। मुझे डर है कि भविष्य में पूरा किंगडम ऑफ लाइट इसके नियंत्रण में आ जाएगा। मैं चर्च की सेवा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मैं परमान परिवार के सभी सदस्यों को तुम्हारे पास शरण लेने के लिए लाया हूँ। यादव, तुम्हें मना नहीं करना चाहिए। जैसी कि उम्मीद थी, बैरन परमान के पीछे परमान परिवार की महिलाओं और मैडमों को ले जाने वाली कई गाड़ियां थीं। जब हम अंदर पहुंचेंगे तो बात करेंगे। बूढ़े यादव ने बैरन परमान के पीछे की टीम पर एक नजर डाली। बस इसी से उसे अंदाजा हो गया कि उसे क्या करना है। बैरन परमान के साथ कम से कम 700 शूरवीर थे। हालांकि उनकी युद्ध क्षमता भारी बख्तरबंद शूरवीरों से कम थी, फिर भी वे एक मजबूत लड़ाकू बल थे। दोनों एक बड़े हॉल में दाखिल हुए और बैरन परमान ने रोहन को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और संतुष्ट भाव से बोले, रोहन, आओ और बैरन परमान से मिलो। बूढ़े यादव ने रोहन से कहा। रोहन आगे बढ़े और बैरन परमान के सामने एक मानक कुलीन शिष्टाचार का पालन किया। फिर वे एक तरफ हट गए। इस बीच बैरन परमान रोहन को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और उन्होंने सिर हिलाकर कहा, शाबाश। मैंने आज रोहन का प्रदर्शन देखा। स्पेल कास्टर है ना? यादव, क्या तुम्हें अब भी याद है कि उस समय जब हमने पहली बार ब्लैक मून साम्राज्य के स्पेल कास्टर्स को देखा था, तब हमें कैसा लगा था? बैरन परमान ने उस दौरान पूर्वी विधर्मियों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। हालांकि वह जल्दी ही ब्लैकवाटर सिटी लौट आए और बैरन की पारिवारिक उपाधि प्राप्त की। हालांकि उन्होंने युद्ध में कुछ ही समय बिताया था, बैरन परमान ने ब्लैक मून साम्राज्य के शक्तिशाली जादूगरों को एक दुर्गम सैन्य किले को सांस लेने जितनी आसानी से पूरी तरह से नष्ट करते देखा था। उन अवर्णनीय शक्तियों ने बैरन परमान पर गहरी छाप छोड़ी। इस प्रकार पूर्व के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने वाले लोग चर्च द्वारा उल्लिखित विधर्मी शब्द को गंभीरता से नहीं लेते थे। उनके दृष्टिकोण से तथाकथित विधर्मी केवल सामान्य लोग थे जिन्हें दूसरों की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त थी। प्रकाश के राज्य में भी इसी प्रकार की शक्ति थी, लेकिन उस पर चर्च का नियंत्रण था। सामान्य लोगों को इन विशिष्ट लोगों से मिलने का कोई अवसर नहीं था। बैरन परमान ने रोहन का निरीक्षण पूरा किया और उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने भारी स्वर में कहा, विल्सन, अब तुम्हारी क्या योजना है? बूढ़ा यादव कुछ देर झिझका, फिर रोहन की तरफ देखा। उसने धीरे से कहा, रोहन और मैं पहले इस पर चर्चा कर रहे थे। हमने एक मुख्य निर्णय ले लिया है। वह है पूर्व की ओर जाकर ब्लैक मून साम्राज्य में जाना। ये शब्द सुनकर बैरन परमान के चेहरे पर खुशी के भाव उभरे। वाह यादव, मैंने भी यही सोचा था। हम सिर्फ पूर्व की ओर जा सकते हैं। तुम्हारे भारी कवचधारी शूरवीर बहुत मजबूत हैं। यहाँ से ब्लैक मून साम्राज्य तक का सफर बहुत कठिन है।
अगर सफर में तुम्हें बड़ी संख्या में लुटेरे मिले तो तुम्हारे भारी कवचधारी शूरवीर और परमान परिवार के मेरे साथ आए शूरवीर ब्लैक मून साम्राज्य तक हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काफी होंगे। बूढ़े विल्सन ने सिर हिलाया। बैरन परमान के साथ मिलकर, हालांकि उनकी गति धीमी हो जाएगी, वह उनकी कठोर सशस्त्र सेनाओं से 1500 शूरवीरों की एक टुकड़ी संगठित करने में सक्षम होगा। अपने आसपास अनेक शूरवीरों के होने के कारण यदि यात्रा के दौरान उन्हें लुटेरे भी मिल जाएं, तो भी वे सुरक्षित रहेंगे। अंततः ओल्ड यादव ने अपना निर्णय ले लिया और रोहन के सुझाव पर सहमत हो गया। वे पूर्व की ओर ब्लैक मून राज्य में जाएंगे। ये निर्णय लेकर बूढ़े यादव ने तुरंत काम शुरू कर दिया। पूरे परिवार के प्रवास को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ सामान साथ लाना होगा, इसलिए तैयारी के लिए उन्हें कुछ घंटे लगेंगे, भले ही वे बिजली की गति से ही क्यों न जा रहे हों। रोहन, बैरन परमान ने मुस्कुराते हुए उसे पुकारा। लंबी यात्रा के बाद बैरन परमान स्पष्ट रूप से थके हुए थे, लेकिन ओल्ड यादव के इलाके में पहुंचते ही उनकी घबराहट दूर हो गई। हालांकि वे अभी भी थके हुए थे, फिर भी उनका दिमाग शांत था। बैरन परमान रोहन के सामने आए और बोले, रोहन, मैंने तुम्हें कुछ महीनों से नहीं देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम में इतना बड़ा बदलाव आ गया है। हाँ, तुमने रिया को भी कुछ महीनों से नहीं देखा है। वह गाड़ी में ही है। मैं उसे फोन करता हूँ और तुम दोनों आपस में अच्छी बातें कर लेते हो। रोहन थोड़ा रुका। जब बैरन परमान ने रिया का जिक्र किया तो उसके जहन में एक जानी पहचानी याद उभर आई। रिया, मंगेतर। रोहन के चेहरे पर अचानक एक अजीब सा भाव आ गया। लाइट सिटी, लाइट किंगडम की राजधानी थी। भव्य महल और लाइट चर्च का मुख्यालय सभी लाइट सिटी में ही स्थित थे। हालांकि शोरगुल से घिरा रहने वाला वह जगमगाता हुआ प्रकाश नगर अब खून का सागर बन चुका था। हर गली में, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, भीषण लड़ाई छिड़ गई थी। चारिस, शाही परिवार खत्म हो गया है। उसका प्रभाव खत्म हो गया है। अपने छोटे भाई को लेकर लाइट सिटी से निकल जाओ। शहर से बाहर, मैंने तुम्हारे लिए 2000 शूरवीर तैयार किए हैं। वे तुम्हारी यात्रा के दौरान तुम्हारी रक्षा करेंगे। जाओ, शाही परिवार के वंश को बचाने के लिए जहां तक हो सके जाओ। अंधेरे में प्रकाश के राज्य के राजकुमार फ्रेडरिक ने लगभग 17 साल के दो किशोरों को धीरे से समझाया। उनके स्वर में बेबसी झलक रही थी। शाही परिवार की राजकुमारी चारिस ने तुरंत कहा, अंकल फ्रेडरिक, क्या आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? प्रिंस फ्रेडरिक ने काले आसमान की ओर देखा और सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं। वरना हम में से कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, यह अंगूठी ले लो। याद रखना, इसका ध्यान रखना। यह अफसोस की बात है कि तुम में और बेनिन में जादूगर का गुण नहीं है। वरना इस अंगूठी के साथ तुम ब्लैक मून साम्राज्य के काले जादू क्षेत्र में जाकर जादूगर के प्रशिक्षु बन सकते हो। फ्रेडरिक को यह अंगूठी बहुत पसंद थी। उसने बड़ी अनिच्छा से इसे चारिस को दे दिया। जल्दी जाओ, बदला लेने की मत सोचो। अगर तुम्हारी आने वाली पीढ़ी में किसी में जादू करने का गुण है तो उसे यह अंगूठी दे दो और उसे अंधकार में जादू के क्षेत्र में जाने को कहो। वहां जाकर ही वह एक महान जादू करने वाला बन पाएगा। ये कहने के बाद राजकुमार फ्रेडरिक ने अपने हाथ हिलाए और अपने पास खड़े गार्डों को चारिस को ले जाने का संकेत दिया। बूम! जैसे ही चारिस और बाकी लोग लाइट सिटी से निकले, एक भयानक सफेद रोशनी फूट पड़ी। इस तेज रोशनी ने लगभग पूरे लाइट सिटी को अपनी चपेट में ले लिया। अंकल फ्रेडरिक, चारिस ने धीरे से बुदबुदाया। अपने दोनों हाथों को कसकर पकड़े हुए उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और मुड़ी। वह पहरेदारों के पीछे पीछे गई और तेजी से रात में गायब हो गई। अध्याय 56, शाही परिवार के सदस्य आए। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। ठीक है, सब लोग आराम करो। जंगल से बाहर निकलते ही ओल्ड यादव ने बड़ी यूनिट को आराम करने दिया। चूंकि सामने एक छोटी नदी थी, इसलिए वे यूनिट में पानी भर सकते थे। ओल्ड यादव ने अपनी सेना को बैरन परमान की टीम में मिला लिया था, जिससे मुश्किल से 1400 शूरवीरों की एक टुकड़ी संगठित हुई। इस टुकड़ी का नेतृत्व ओल्ड यादव और बैरन परमान संयुक्त रूप से कर रहे थे। परिवार के सदस्यों और नौकरों को जोड़ दें तो पूरी टुकड़ी में लगभग 3000 लोग थे। इतनी बड़ी टुकड़ी धीरे धीरे ही आगे बढ़ सकती थी। हालांकि चच पूरे प्रकाश साम्राज्य को नियंत्रित करने में व्यस्त लग रहा था। इसलिए उन्होंने ओल्ड यादव और उसके समूह का पीछा नहीं किया। चर्च के कुछ शूरवीरों को देखने के अलावा उन्हें चर्च के शूरवीरों का कोई बड़ा समूह नहीं मिला था। इससे यूनिट 10 दिन तक सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकी। अब वे ब्लैक मून साम्राज्य की सीमा के करीब पहुंच चुके थे। गाड़ी में रोहन ने भी आंखें खोलीं। इस गाड़ी में सिर्फ रोहन ही था। मैसी और बड़ी छाती वाली मैडम पहले ही बैरन परमान की टीम की महिलाओं वाली गाड़ी में जा चुकी थी। 10 दिनों के बाद रोहन की चोटें पूरी तरह ठीक हो गईं और उसकी मानसिक शक्ति भी बढ़ गई। उसके फ्रॉस्ट द्वारा संचित जादुई शक्ति भी लगभग 7 बार जादू करने के लिए पर्याप्त थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, फ्रॉस्ट की जादुई शक्ति और भी समृद्ध होती गई। हालांकि इस बार रोहन को जो सबसे बड़ा लाभ मिला वह जादुई शक्ति नहीं थी, बल्कि मंत्रों का संयोजन था। जादूगर जेसन के साथ युद्ध के बाद रोहन मंत्रों के संयोजन से अच्छी तरह परिचित हो गया था। अगर सिर्फ फायरबॉल या फ्रॉस्ट ही होता तो परिणाम पर कोई खास असर नहीं पड़ता। हालांकि एक बार जब उन मंत्रों का एक संयोजन में उपयोग किया जाता तो उनकी शक्ति सीधे कई गुना बढ़ जाती। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। हालांकि उसने बहुत कुछ हासिल किया था, साथ ही रोहन को अपनी कमजोरी का भी एहसास हुआ, जो उसकी धीमी गति थी।
अगर उसकी गति काफी तेज होती तो रोहन जादूगर जेसन के मंत्रों को, चाहे वे प्रथम स्तरीय मंत्र ही क्यों न हो, प्रभावी ढंग से चकमा दे सकता था। चूंकि वह बहुत धीमा था, रोहन केवल सीधे प्रहार सहने का ही विकल्प चुन सकता था। जादूगर जेसन ने उसे लगभग मार ही डाला था। इस प्रकार इन 10 दिनों के विश्राम के दौरान रोहन ने अपने तीसरे मंत्र मॉडल के समग्र प्रकार की पुष्टि कर ली थी। यह एक सहायक मंत्र था। इसके अलावा यह एक गति मंत्र भी था। अगर उसके पास ऐसा कोई मंत्र होता तो रोहन खुद पर भी मंत्र डाल सकता था और अपनी गति बहुत बढ़ा सकता था। फायरबॉल और फ्रॉस्ट के साथ मिलकर उसकी शक्ति तेजी से बढ़ जाती। वृद्धअत की मंत्र पुस्तिका में एक बार बताया गया था कि कोई मंत्र सिर्फ शक्तिशाली होने से ही बेहतर नहीं हो जाता। सबसे अच्छा मंत्र वह होता है जो मंत्रकर्ता की स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त हो। हालांकि रोहन के पास फिलहाल कोई स्पीड मंत्र नहीं था। उसके पास अब सिर्फ एक बवंडर था जो बूढ़े अत की स्पेल मैनुअल में दर्ज था। हालांकि यह मंत्र एक आक्रमण मंत्र है, न कि वह स्पीड मंत्र जिसकी रोहन तलाश कर रहा था। रोहन जैसे प्रवेश स्तर के जादूगर के लिए केवल अग्निगोला ही आक्रमण प्रकार का मंत्र होना पर्याप्त था। उसे अपनी आक्रामक शक्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अगर वह इसमें बवंडर भी जोड़ देता तो यह अनावश्यक ही लगता, क्योंकि उसकी कुल शक्ति में ज्यादा वृद्धि नहीं होती। इसलिए रोहन ने अस्थायी रूप से मंत्र पुस्तिका में दर्ज बवंडर का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई। भविष्य में जब तक उसे कोई अधिक उपयुक्त मंत्र नहीं मिल जाता, तब तक रोहन तीसरे मंत्र मॉडल के निर्माण पर विचार नहीं करेगा। रोहन ने पर्दा खींचा और गाड़ी से कूद गया। वह नदी के किनारे आया, थोड़ा घूमना चाहता था। नदी किनारे रोहन ने मैसी को एक जवान लड़की से बातें करते देखा। वह लड़की लंबी थी और उसके लंबे, सुनहरे बाल थे जो एक चोटी में बंधे थे। उसके बाल हल्के से लहरा रहे थे, जिससे एक जवानी सी आभा फैल रही थी। हालांकि रोहन को उस लड़की का चेहरा ही आकर्षित कर रहा था। हालांकि वह दूर से देख रहा था, फिर भी रोहन उसके चेहरे को साफ देख पा रहा था। वह एक ऐसी खूबसूरती थी जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, या शायद अति सुंदर शब्द ही उपयुक्त होगा। वह युवती बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी बेदाग चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी। यहाँ तक कि जिया, जिसे रोहन सबसे खूबसूरत लड़की समझता था, भी इस लड़की से तुलना नहीं कर सकती थी। रोहन की नजर ने मैसी और उस युवती का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। युवती ने दूर से ही रोहन को हल्के से सिर हिलाया, फिर मैसी के साथ गाड़ी में वापस आ गई। रिया, ऐसा मंगेतर होना बुरा नहीं लगता, रोहन ने सोचा। उसने पहले ही लड़की की पहचान का अंदाजा लगा लिया था। वह रिया ही होगी जिसकी उससे बहुत पहले सगाई हो चुकी थी। इतने लंबे समय के बाद रोहन पहली बार अपनी कथित मंगेतर से आमने सामने मिल रहा था। कम से कम देखने में तो रिया सभ्य लग रही थी। ठीक इसी समय बूढ़ा यादव दूर से उसके पास आया। उसने मैसी और रिया पर एक नजर डाली और मुस्कुराया। उसने कहा, रोहन, रिया और तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। इसके बाद जब हम ब्लैक मून साम्राज्य में बस जाएंगे तो बैरन परमान और मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम करेंगे। रोहन मुस्कुराया, पिताजी, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि रोहन की मुस्कान तुरंत फीकी पड़ गई। उसने अचानक बूढ़े यादव की ओर देखा और कहा, पिताजी, हमारे पीछे शूरवीरों की एक बड़ी टोली है। इस बार सिर्फ रोहन ने ही यह नहीं देखा था, सभी ने शूरवीरों की टोली को देखा था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा हंगामा मचा रखा था। गड़गड़ाहट की आवाज कुछ देर तक जारी रही। थोड़ा बहुत अनुभवी शूरवीर भी समझ जाता कि उसके पीछे कम से कम हजारों शूरवीर दौड़ रहे हैं। उनके पीछे जंगल से घोड़ों की बेतरतीब आवाजें आ रही थीं। ये आवाजें और भी साफ होती जा रही थीं, जिससे पता चल रहा था कि टीमोर यादव और उनकी यूनिट के पास पहुंचने वाली है। गठबंधन करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बूढ़े यादव ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और बैरन परमान के साथ मिलकर हजारों शूरवीरों को लेकर तुरंत यूनिट की रक्षा के लिए निकल पड़े। किसी अवरोधक की तरह शूरवीरों ने दूसरों के सामने मोर्चाबंदी कर दी। आराम कर रही औरतें और नौकर चाकर घबराकर गाड़ी में लौट आए। उन्होंने दूर से देखने के लिए सावधानी से अपने सिर बाहर निकाले। रोहन भी आगे आ गया। जब उसने बूढ़े यादव के गंभीर चेहरे को देखा तो रोहन ने धीमी आवाज में कहा, पिताजी, मुझे आगे जाने दीजिए। मैं देखता हूं कि हम किससे निपट रहे हैं। बूढ़ा यादव जानता था कि रोहन अपनी चोटों से उबर चुका है और एक मजबूत जादूगर है। वह जानता था कि कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी उसने रोहन को सलाह दी, रोहन, तुम जाकर देख सकते हो। अगर यह सच है तो कोई जल्दबाजी मत करना। आखिरकार उनकी संख्या हमसे कहीं ज्यादा है। तुम अकेले उनसे बचाव नहीं कर सकते। रोहन ने सिर हिलाया और ओल्ड विल्सन की बातों से दृढ़तापूर्वक सहमति जताई। अब वह बस एक प्रवेश स्तर का जादूगर था। वह किसी सैन्य किले को सांस लेने जितनी आसानी से नष्ट करने में सक्षम नहीं था। अगर उसे हजारों शूरवीरों को डराना होता तो शायद रोहन अब भी ऐसा कर सकता था। लेकिन अगर उसे अकेले ही हजारों शूरवीरों से बचाव करना होता तो रोहन के पास ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं था। पिताजी, निश्चिंत रहिए, मैं कोई जल्दबाजी में काम नहीं करूंगा, रोहन ने धीमी आवाज में कहा। बूढ़े विल्सन से वादा करके वह सावधानी से घने जंगल में घुस गया। अध्याय 57, शाही परिवार के सदस्य 2। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। पहाड़ों के शांत जंगल में हर जगह बेलें फैली हुई थीं, पेड़ एक दूसरे से घनी तरह से जुड़े हुए थे। ऐसे जटिल भूभाग से होकर गुजरना शूरवीरों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। शूरवीरों की एक टुकड़ी सीधे जंगल में घुस गई, जिससे पेड़ों पर बैठे पक्षी घबरा गए।
शूरवीरों की इस टुकड़ी में हर कोई चमकीले और साफ कवच पहने हुए था। कवच पर आग की लपटों से बना एक अजीब सा पक्षी उकेरा गया था। उनका नेतृत्व 2 युवा कर रहे थे, एक पुरुष और एक महिला। बहन, हमें ब्लैक मून राज्य तक सुरक्षित रूप से पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, है ना? उनका नेतृत्व कर रहे युवक का शरीर बहुत कमजोर था। उसके चेहरे पर भय के भाव भी साफ दिखाई दे रहे थे। चिंता मत करो, बैनिन, हम निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। राजकुमारी चारिस ने बैनिन को आश्वस्त किया। हालांकि वह भी केवल 17 वर्ष की थी, उसने शाही परिवार का कत्लेआम अपनी आंखों से देखा था और राजकुमार फ्रेडरिक के लिए भी यह स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके अलावा वह 1000 मील से भी ज्यादा की बेतहाशा भागदौड़ कर चुकी थी और अंततः भागने से पहले अनगिनत कठिनाइयों का सामना कर चुकी थी। इसलिए राजकुमारी चारिस पहले से ही बहुत मजबूत हो चुकी थी। वास्तव में पूरी सेना पर असली नियंत्रण उसके हाथों में था। यह एक ऐसी राजकुमारी के लिए बेहद मुश्किल था जो केवल 17 वर्ष की थी और जिसने एक सामान्य विलासिता और विशेषाधिकारों वाला जीवन जिया था। कमांडर मैक्स, हम में से कितने बचे हैं? गंभीर चेहरे के साथ चेरीज ने गहरी, शांत आवाज में पूछा। एक हट्टा कट्टा आदमी, जो चारिस का पीछा कर रहा था, जल्दी से अपनी रिपोर्ट देने के लिए आगे आया। राजकुमारी चारिस, हम लाइट सिटी से आगे बढ़े हैं और चर्च के कुछ शूरवीरों की टुकड़ियों से मिले हैं, जिनके पास ज्यादा शक्तिशाली क्षमताएं हैं, इसलिए हमारा नुकसान ज्यादा हुआ है। अब तक हमारे पास केवल 800 शूरवीर बचे हैं। अप्रत्याशित रूप से उनके पास केवल 800 शूरवीर बचे थे। चारिस का दिल थोड़ा भारी हो गया। वह अच्छी तरह जानती थी कि अंकल फ्रेडरिक ने उन्हें 2000 से ज्यादा शूरवीर दिए थे और ये शूरवीर पूरे प्रकाश साम्राज्य की सबसे विशिष्ट सेनाएं थीं। फायरबर्ड लीजन के शूरवीर। हालांकि इन कुलीन शूरवीरों को भी अपनी संख्या के लगभग 60% के बराबर नुकसान उठाना पड़ा था। ये दर्शाने के लिए पर्याप्त था कि उनकी यात्रा कितनी कठिन रही होगी। चारिस ने सिर नीचे किया और हाथ में स्याही जैसी काली एक अंगूठी देखी। उसने उसे अपनी उंगलियों से धीरे से सहलाया तो उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलक रहा था। अंकल फ्रेडरिक, हम निश्चित रूप से बच जाएंगे। इसके बाद चारिस ने सेना को अपनी गति बढ़ाने का आदेश दिया। उन्हें रुकने की इजाजत नहीं थी और उन्हें जितनी जल्दी हो सके ब्लैक मून साम्राज्य की ओर दौड़ना था। वरना कोई नहीं बता सकता था कि चर्च के लोग उनका लगातार पीछा कर रहे हैं या नहीं। दिल, सरसराहट, घने पेड़ों की शाखाओं के हिलने की आवाज सुनकर ओल्ड यादव तुरंत सतर्क हो गए। लेकिन जब उन्होंने अपने सामने उस आकृति को साफ देखा, तो उन्होंने एक हल्की सी आह भरी और जल्दी से उसे स्वीकार करने के लिए ऊपर चले गए। रोहन, तुमने क्या देखा? क्या ये चर्च के लोग हैं? उस समय बूढ़े यादव की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि चर्च के स्वामीगणों का एक बड़ा समूह पीछे से आकर उन पर टूट पड़ा था। रोहन ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर संदेह की एक झलक थी क्योंकि उसने जंगल में देखी हर बात ओल्ड यादव को विस्तार से बताई। पिताजी, ये शूरवीर सचमुच थके हुए लग रहे हैं। शायद अभी अभी किसी भीषण युद्ध और कत्लेआम से गुजरे होंगे, ऐसा नहीं लग रहा कि ये चच से हैं। शायद ये भी कुलीन वर्ग के लोग हैं जो चच पर निर्भर रहने को तैयार नहीं हैं। रोहन ने अंदाजा लगाया कि ये लोग भी प्रकाश साम्राज्य के कुछ कुलीन लोग थे और उनकी स्थिति निश्चित रूप से कम नहीं थी। शूरवीरों के उत्कृष्ट उपकरणों को देखकर ये संभावना थी कि केवल ओल्ड यादव के भारी बख्तरबंद शूरवीर ही यह कह सकते थे कि वे इस दूसरे दल के खिलाफ जीत हासिल कर लेंगे। क्या आपने अभी कहा कि उन शूरवीरों के कवच के सामने आग से बना एक छोटा सा पक्षी बना हुआ है? बूढ़े यादव की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी, वह अत्यंत गंभीर था। रोहन ने सिर हिलाया। वह ऐसी बातों में गलती नहीं कर सकता था। उन दूसरे लोगों पर जो अग्नि पक्षी था, वह रोहन के पिछले जन्म के फीनिक्स जैसा ही लग रहा था, इसलिए उसे वह अच्छी तरह याद था। आग की लपटों से बना एक छोटा सा पक्षी। यह जरूर फायरबर्ड होगा। बैरन परमोन, मुझे डर है कि आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा। ये फायरबर्ड लीजन है, जो प्रकाश के शाही परिवार के सीधे नियंत्रण में आने वाली 4 महान सेनाओं में से एक है। ये शूरवीर फायरबर्ड लीजन के शूरवीर होने चाहिए और इनके द्वारा संरक्षित लोग संभवतः शाही परिवार की बाद की पीढ़ी के होंगे। बूढ़े यादव का स्वर बहुत गंभीर था। उनका चेहरा कुछ विचलित सा लग रहा था। रोहन जानता था कि ओल्ड यादव पहले एक सैनिक था। युद्ध में उसकी उपलब्धियों के संचय के कारण उसे अंततः शाही परिवार द्वारा कुलीन की उपाधि प्रदान की गई थी। ओल्ड यादव एक सामान्य व्यक्ति से एक कुलीन व्यक्ति बन गया था जिसके पास भूभाग और सभी प्रकार के विशेषाधिकार थे। इसलिए ओल्ड यादव अभी भी प्रकाश के शाही परिवार के प्रति एक निश्चित निष्ठा रखता था। यही कारण था कि उस समय चर्च ने सीधे ओल्ड यादव को खत्म करने का आदेश दिया था। दरअसल ओल्ड यादव अकेले नहीं थे। चर्च ने उन सभी कुलीनों को तुरंत हटा दिया था जिन्हें शाही परिवार ने युद्ध में अपनी उपलब्धियों के आधार पर उपाधियां प्रदान की थीं। वे उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिन लोगों को युद्ध में अपनी उपलब्धियों के आधार पर कुलीन पदवी दी गई थी, उनके दिलों में शाही परिवार के प्रति कृतज्ञता थी और वे शाही परिवार के प्रति बेहद वफादार थे। उनमें से ज्यादातर शाही परिवार के साथ विश्वासघात करने को तैयार नहीं थे। रोहन को शाही परिवार से कोई खास लगाव नहीं था। यहाँ तक कि बैरन परमान, जिन्हें कुलीन वर्ग का पद विरासत में मिला था, शाही परिवार के प्रति उतने वफादार नहीं थे। उन्हें तो बस चर्च के कामों से नफरत थी। इसलिए जब रोहन और बैरन परमोन ने ओल्ड यादव के उत्तेजित चेहरे को देखा, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और साथ ही एक व्यंग्यात्मक मुस्कान भी दिखाई। वे दोनों जानते थे कि ओल्ड यादव क्या सोच रहा था। पिताजी, अब भी हमें यकीन नहीं हो रहा है कि वे शाही परिवार के लोग हैं।
आखिरकार इस बार चच ने इतने लंबे समय से तैयारी की है और उससे भी ज्यादा शाही परिवार के खिलाफ भयानक ताकतें इकट्ठा की हैं। वे शाही परिवार के एक भी सदस्य को भागने नहीं देंगे, इसलिए हमें अभी भी सतर्क रहना चाहिए। रोहन ने चतुराई से ओल्ड यादव को जल्दबाजी में काम न करने की सलाह दी। हालांकि बूढ़े यादव ने तुरंत हाथ हिलाया और इस्पात की तरह दृढ़ निश्चय के साथ कहा, फायरबर्ड लीजन द्वारा अनुरक्षित लोग निश्चित रूप से शाही परिवार के सदस्य हैं। उस समय जब मुझे शाही परिवार द्वारा मेरी उपाधि प्रदान की गई थी और मैं बैरन बना था, तब प्रिंस फ्रेडरिक ने व्यक्तिगत रूप से मेरा स्वागत किया था और फायरबर्ड लीजन के सर्वोच्च कमांडिंग ऑफिसर प्रिंस फ्रेडरिक ही हैं। लेकिन रोहन, तुमने जो कहा है वह भी तर्कसंगत है, इसलिए चलो अभी यहीं रुकते हैं। तुमने अभी जो कहा है उसके आधार पर फायरबर्ड लीजन के सभी सदस्य अब बहुत थक गए होंगे। शायद वे अभी अभी चर्च के खिलाफ लड़ाई से गुजरे होंगे और उन्हें अब सचमुच मदद की जरूरत है। हम यहीं इंतजार करेंगे और फायरबर्ड लीजन के सदस्यों को देखने के बाद मैं खुद बता पाऊंगा कि वे असली हैं या नहीं। ओल्ड यादव के दृढ़ शब्दों को सुनकर रोहन को हल्का सिरदर्द हुआ। ओल्ड यादव का रवैया बहुत दृढ़ था। अगर उन्हें सचमुच ये पक्का करना था कि ये दूसरा पक्ष शाही परिवार का सदस्य है, तो उन्हें डर था कि ओल्ड यादव जरूर उनकी मदद करेंगे। उस स्थिति में उनकी यह टीम और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। शाही परिवार के सदस्य निश्चित रूप से चर्च का ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर ओल्ड यादव ने क्षणिक आवेश में आकर कोई जल्दबाजी भरा फैसला ले लिया और शाही परिवार के उन सदस्यों का पीछा करने लगे, तो पूरी टीम का ब्लैकमून साम्राज्य में सुरक्षित पहुंचना संदिग्ध हो जाएगा। बैरन परमान भी ओल्ड यादव के जिद्दी रवैये से अच्छी तरह वाकिफ थे। वे बेबस होकर बस इतना ही कह पाए, तो ठीक है, हम यहीं इंतजार करेंगे। लेकिन हम बेपरवाह नहीं हो सकते। चलो सतर्क रहें और ध्यान रखें कि कुछ गड़बड़ न हो। इसलिए ओल्ड यादव के आदेश पर पूरी सेना ने वहीं विश्राम किया और खुद को पुनर्गठित किया। हालांकि उनके 200 भारी कवचधारी शूरवीर सबसे आगे तैनात थे, किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार। अध्याय 58, महारानी राजकुमारी प्रथम। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। आ रहा, रोहन ने धीमी आवाज में कहा। अपनी मानसिक शक्ति के बाहरी विकिरण के कारण वह पहाड़ी जंगल में होने वाली किसी भी हलचल को जान सकता था। जब, जैसी की उम्मीद थी, जंगल के भीतर से सरसराहट की आवाजें आने लगी, तो उसकी आवाज धीमी हो गई। कुछ ही देर में कुछ 100 शूरवीर जंगल से बाहर निकल आए। हालांकि इन उत्कृष्ट रूप से सुसज्जित शूरवीरों के चेहरों पर थकान के निशान थे जिन्हें वे छिपा नहीं सकते थे, फिर भी जब उन्होंने बूढ़े यादव के नेतृत्व में शूरवीरों को देखा तो वे तुरंत सतर्क हो गए। उनमें से हर एक ने अपनी तलवारें निकाल ली, जिससे माहौल तुरंत ही उग्र हो गया। केवल ऐसे शूरवीर ही सच्चे कुलीन थे। उन्होंने अनगिनत युद्धों और नरसंहारों का अनुभव किया था, इसलिए वे किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने में सक्षम थे। राजकुमारी, महाराज, सावधान, वहां जाल हैं। बलिष्ठ कमांडर मैक्स अत्यंत सतर्क था। उसने तुरंत शूरवीरों की थकी हुई टुकड़ी को एक साथ इकट्ठा होकर आक्रमण करने का आदेश दिया, और इस दौरान वह बाघ की तरह ओल्ड यादव और उसके पीछे खड़े भारी बख्तरबंद शूरवीरों को घूर रहा था। फायरबर्ड लीजन के ये शूरवीर कुलीनों में सबसे श्रेष्ठ थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से एक ही नजर में ओल्ड यादव के भारी भरकम कवचधारी शूरवीरों की ताकत का अंदाजा लगा सकते थे। इसलिए उन्हें कम आंकने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। दोनों पक्ष तुरंत एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। वे दुश्मन नहीं हैं। राजकुमारी चारिस धीरे धीरे भीड़ के बीच से बाहर निकली। उन्होंने एक कवच भी पहना हुआ था और उनके लंबे सुनहरे बाल सिर के पीछे बंधे हुए थे। वे पहले से ही कुछ मुरझाए और पीले पड़ गए थे, शायद इसलिए कि उन्होंने उन्हें बहुत समय से साफ याद धोया नहीं था। यद्यपि राजकुमारी चेरिस का चेहरा थका हुआ लग रहा था, फिर भी उनकी आवाज बहुत स्थिर और दृढ़ थी। आपके लोग कौन हैं? राजकुमारी चेरिस ने ओल्ड यादव, बैरन परमान, रोहन और अन्य लोगों पर एक ठंडी नजर डाली, उसके बाद अपनी नजर ओल्ड यादव पर डाली। ऐसा इसलिए नहीं था कि राजकुमारी चारिस में कोई अद्भुत अंतर्दृष्टि थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि बूढ़ा यादव बेहद अनोखा था। उसके लिए दूसरों का ध्यान आकर्षित किए बिना रहना असंभव था। बूढ़ा यादव लगभग 2 मीटर लंबा था, गठीला और मजबूत शरीर वाला। उसके शरीर के कवच पर खून के धब्बे थे और उसके पूरे शरीर से किसी जंगली जानवर जैसी भयानक आभा निकल रही थी। बूढ़ा यादव को देखते ही किसी को भी खतरे का आभास हो जाता। स्वूश! अचानक राजकुमारी चारिस के बगल में खड़े कमांडर मेंस ने अपनी तलवार निकाली। तलवार की धार से एक मिट्टी जैसी पीली रोशनी चमकने लगी। ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता था। मैक्स एक शक्तिशाली तृतीय स्तरीय पृथ्वी तलवारबाज था और ब्लैकवाटर सिटी के बैरन राममोहन से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये स्पष्ट था कि कमांडर मैक्स ने ओल्ड यादव के खतरनाक आभास को महसूस कर लिया था। इसलिए ये स्वाभाविक था कि जब उन्होंने ओल्ड यादव को इतने सीधे अंदाज में आगे बढ़ते देखा, तो उन्होंने उदासीनता नहीं दिखाई। स्थिर खड़े रहो, कमांडर मैक्स से गरजा। उसकी तीखी नजरें सीधे ओल्ड यादव पर टिकी थीं। इसमें कोई संदेह नहीं है, वे वास्तव में फायरबर्ड लीजन के शूरवीर हैं। बूढ़े यादव ने अपने कदम रोक दिए और एक गहरी सांस ली, फिर राजकुमारी चारिस के सामने घुटनों के बल बैठ गए और अपना दाहिना हाथ हल्के से अपनी छाती पर रख लिया। एक कुलीन व्यक्ति के लिए यह एक अत्यंत गंभीर शिष्टाचार था। ब्लैकवाटर सिटी के बैरन यादव लेहमैन, मैं आपके प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त करता हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि अब मेरे समक्ष कौन से महामहिम उपस्थित हैं? ओल्ड यादव के इस शानदार अभिवादन ने दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण माहौल को तुरंत हल्का कर दिया।
बैरन, एक घुटने पर बैठे बूढ़े यादव को देखकर राजकुमारी चारिस उनकी आंखों में वफादारी, दृढ़ संकल्प, साहस और धार्मिकता महसूस कर सकती थी। यह एक मानक शूरवीर था, एक ऐसा शूरवीर जो शाही परिवार के प्रति वफादार था। चर्च ने जब हमला शुरू किया था, उस समय ऐसे शूरवीरों की संख्या बहुत कम थी। उनमें से ज्यादातर ने अपने हथियार डाल दिए थे और चर्च में विश्वास कर लिया था। बैरन यादव, कृपया खड़े हो जाए। मैं शाही परिवार की छठी राजकुमारी चारिस हूँ और यह 7वां राजकुमार बैनिन है। चेरिस ओल्ड यादव से बहुत संतुष्ट थी। इसके अलावा ओल्ड यादव के पिछले कार्यों ने उसके दिल को थोड़ा गर्म कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि पूरे प्रकाश साम्राज्य में अभी भी कई लोग शाही परिवार के प्रति वफादार थे। तो मैं आपकी महारानी छठी राजकुमारी हूँ। जब मुझे बैरन की उपाधि दी गई थी और राजकुमार फ्रेडरिक ने व्यक्तिगत रूप से मेरा स्वागत किया था, तब फायरबर्ड लीजन में सर्वोच्च पद के सेनापति राजकुमार फ्रेडरिक ही थे। मुझे आश्चर्य है कि अब राजकुमार कैसे होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि वृद्ध यादव को उस समय राजकुमार फ्रेडरिक से कुछ अनुग्रह प्राप्त हुआ था, इसलिए वह राजकुमार के प्रति अत्यंत आभारी थे। अंकल फ्रेडरिक, राजकुमारी चारिस के चेहरे पर उदासी छा गई। फिर उन्होंने सिर हिलाया और धीरे से आह भरते हुए कहा, मुझे डर है कि अंकल फ्रेडरिक को वाकई बहुत बुरी स्थिति में डाल दिया गया है, क्योंकि वो बेनिन और मुझे सुरक्षित रखना चाहते थे जब हम जा रहे थे। राजकुमार फ्रेडरिक पर शायद विपत्ति आने की खबर सुनकर ओल्ड यादव के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। दरअसल उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। फायरबर्ड लीजन के सेनापति होने के नाते राजकुमार फ्रेडरिक को चर्च से जरूर भारी झटका लगा होगा। उनके बचने की संभावना न के बराबर थी। महाराज, शाही परिवार के कितने सदस्य भागने में सफल रहे हैं? रोहन अचानक आगे बढ़ा और पूछा। उसकी आंखें चमकती रहीं और उसने राजकुमारी चारिस को घूरना बंद नहीं किया। शाही परिवार के सदस्य बेनिन और मैं भाग्यशाली रहे हैं कि यहाँ तक बचकर आ पाए। शाही परिवार के अन्य सदस्यों की बात करें तो शायद कुछ लोग भी बचकर निकल पाए होंगे। चारिस ने ऐसे लहजे में बात की जिससे जाहिर हो रहा था कि वह कितनी अविश्वासी थी। उसने उस समय लाइट सिटी के ऊपर आसमान में छाए हुए भयावह सफेद प्रकाश के पर्दे को देखा था। उसके भीतर एक विनाशकारी शक्ति थी, ऐसी शक्ति के आगे लगभग कोई भी बच नहीं पाता। संभवतः प्रकाश के संपूर्ण शाही परिवार में से केवल वे दोनों, बेनिन और वह स्वयं, ही बचे थे। महारानी, ये सुनकर कि कैसे चारिस ने सबके सामने इतनी गोपनीय बातें उजागर की, कमांडर मैक्स अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। आखिरकार चारिस अभी बहुत छोटी थी। ऐसी कई बातें थीं जिन पर उसने अभी तक पूरी तरह से विचार नहीं किया था। वह इतनी आसानी से ऐसे निजी मुद्दों पर कैसे बोल सकती थी? क्या ऐसा करके वह शाही परिवार की प्रतिष्ठा पर आघात नहीं कर रही थी? अगर लोगों को पता चल जाए कि शाही परिवार के कुछ ही सदस्य बच पाए थे, तो क्या उनकी स्थिति बेहद नाजुक हो जाती? कमांडर मैक्स द्वारा याद दिलाए जाने पर चारिस को होश आया। उसने रोहन की ओर देखा, उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। हालांकि रोहन ने चारिस के गुस्से को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और सोचते हुए बुदबुदाया, लगता है प्रकाश का शाही परिवार अब पूरी तरह से निराश है। अब उनमें से कुछ ही बचे हैं, वे चर्च के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते। रोहन के मन में शाही परिवार के प्रति कोई स्वाभाविक सम्मान की भावना नहीं थी। रोहन की नज़र में उसके सामने तथाकथित राजकुमारी और राजकुमार अन्य सामान्य लोगों से अलग नहीं थे। दरअसल अपनी विशिष्ट पहचान के कारण ही वे बहुत खतरनाक स्थिति में थे। बूढ़े यादव ने भौहें चढ़ाईं। गहरी आवाज में उसने कहा, रोहन, तुम्हें राजकुमारी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। रोहन को फटकारने के बाद बूढ़ा यादव खड़ा हुआ और हल्का सा झुककर गंभीर स्वर में बोला, महाराज, मेरे शूरवीर आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। पिता यादव, क्या तुम पागल हो? रोहन और बैरन परमान एक साथ चिल्लाए। उनके चेहरों पर गहरी चिंता थी। बैरन परमान बड़े कदमों से बूढ़े विल्सन के पास गए, अपनी आवाज दबाते हुए बोले, यादव, क्या तुम सचमुच पागल हो गए हो? इस बात की तो बात ही छोड़िए कि इन लोगों की पहचान स्पष्ट है। राजकुमारी और राजकुमार जैसी तथाकथित उपाधियां तो बस एक तरफा शब्द हैं, और अगर वे सचमुच शाही परिवार के सदस्य भी हैं, तो भी मौजूदा हालात में चर्च का ध्यान उन पर जरूर होगा। क्या हम उनके साथ रहकर सिर्फ मुसीबत मोल नहीं ले रहे हैं? रोहन ने भी उन्हें सलाह देते हुए कहा, पिताजी, बैरन परमान सही कह रहे हैं। हम उन्हें खाना और पीने का पानी तो दे सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ बिल्कुल नहीं रह सकते। यादव परिवार का पूरा भाग्य आपके हाथ में है, पिताजी। आपको जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। रोहन और बैरन परमान ने उसे कितनी भी समझाने की कोशिश की, और यादव के हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। रोहन, जो ओल्ड यादव से परिचित था, जानता था कि यह उसका फैसला था, और इसे आसानी से नहीं बदला जा सकता था। अध्याय 59, महारानी राजकुमारी द्वितीय। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। राजकुमारी चारिस ओल्ड यादव को अपनी निष्ठा की पेशकश करने की पहल करते देख थोड़ा स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सकी। इस पूरी यात्रा में उन्होंने पहले ही कई कुलीनों के विश्वासघात देखे थे और कुछ ऐसे लोगों की बाधाओं का भी सामना किया था जिन्होंने चर्च पर अपनी निर्भरता की प्रतिज्ञा की थी। हालांकि बूढ़े यादव के हाव भाव बहुत गंभीर थे। राजकुमारी चारिस के साथ उनका व्यवहार भी अभिजात वर्ग में सबसे सम्मानजनक था, जो बूढ़े यादव के रवैये को साबित करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा ओल्ड यादव के पीछे भी कई शूरवीर थे, खासकर भारी कवचधारी शूरवीरों की एक छोटी संख्या। एक नज़र में ही वह बता सकती थी कि वे कुलीनों में सबसे कुलीन थे।
ओल्ड यादव की निष्ठा हासिल करने का मतलब था इतने सारे शूरवीरों की निष्ठा हासिल करना। ये भागने वाले चारिस के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी बहुत बड़ी मदद थी। फिर भी जैसे ही राजकुमारी चेरिस सहमत होने ही वाली थी, उनके बगल में बैठे कमांडर मैक्स ने एक कदम आगे बढ़कर धीमी आवाज में कहा, महाराज, अब हमारा मुख्य ध्यान प्रकाश के साम्राज्य से बच निकलने पर है, इसलिए हम बहुत धीमे नहीं हो सकते। ये यादव तो बस एक बैरन है, और अगर उसके पास 100-200 भारी भरकम कवचधारी शूरवीर भी हों, जो मजबूत युद्ध क्षमता रखते हों, तो भी उसकी तुलना हमारे फायरबर्ड लीजन के शूरवीरों से कैसे की जा सकती है। अगर हम इन लोगों को ले आए, तो ये निस्संदेह बोझ बन जाएंगे। उनके काफिले को देखिए, उसमें महिलाएं, सामान और सामग्री है। निश्चित रूप से वे धीमे होंगे और यह हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, खासकर जब बहुत संभव है कि चर्च के लोग अभी भी पीछे से हमारा पीछा कर रहे हों। महामहिम, कृपया पुनर्विचार करें। कमांडर मैक्स के शब्दों ने राजकुमारी चारिस को, जो बहुत अच्छे मूड में थी, तुरंत चुप कर दिया। सच कहूं तो ओल्ड यादव को अलग रख दे तो वह एक मजबूत एलिमेंटल तलवारबाज हो सकता था, और अपने 200 भारी भरकम कवचधारी शूरवीरों के साथ उनकी युद्ध शक्ति भी जबरदस्त हो सकती थी। फिर भी यादव के पास सिर्फ 200 भारी भरकम कवचधारी शूरवीर ही नहीं थे। उसके पास और भी साधारण शूरवीर थे, कुछ महिलाएं जिनमें लड़ने की जरा भी क्षमता नहीं थी, और भारी सामान और सामग्रियां भी थीं। अगर वे ये सब अपने साथ ले जाते, तो पूरी सेना की गति जरूर धीमी हो जाती। अगर चर्च के शूरवीरों का एक बड़ा समूह उनका पीछा करता, तो वे बहुत खतरनाक स्थिति में पड़ जाते। राजकुमारी चारिस के चेहरे पर थोड़ी झिझक दिखाई दी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उसने कई मुश्किलें झेली थी, फिर भी वह अभी बहुत छोटी थी। कमांडर मैक्स को कई फैसले लेने थे। कमांडर मैक्स के शब्दों ने राजकुमारी चेरिस पर गहरा प्रभाव डाला। राजकुमारी चारिस कुछ निर्णय लेने में असमर्थ थी। कमांडर मैक्स ने बूढ़े यादव को एक ठंडी नजर से देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, महाराज, फायरबर्ड लीजन के हमारे शूरवीरों में असाधारण युद्ध शक्ति है। मुझे विश्वास है कि महामहिम ने इसे पहले ही देख लिया है। हम निश्चित रूप से महामहिम और महामहिम राजकुमार की अच्छी तरह से रक्षा करने में सक्षम हैं, और हम ब्लैकमून साम्राज्य में सुरक्षित पहुंच जाएंगे। जहां तक बाकी लोगों की बात है, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि नई समस्याएं न खड़ी हों और स्थिति और जटिल न हो जाए। राजकुमारी चेरिस कमांडर मैक्स के शब्दों में, उनके स्वर से नाखुशी की झलक महसूस कर सकती थी। उस समय राजकुमारी चेरिस और राजकुमार बेनिन को फायरबर्ड लीजन की सुरक्षा की जरूरत थी, जिसका नेतृत्व कमांडर मैक्स कर रहे थे। इसलिए ओल्ड यादव के मुद्दे पर वह अपने और कमांडर मैक्स के बीच और कोई विवाद पैदा नहीं कर सकती थी। इस प्रकार कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद, जैसा कि उसने खुद से कहा, राजकुमारी चेरिस ने अपना निर्णय ले लिया। बैरन यादव, आप एक ईमानदार, साहसी और वफादार कुलीन हैं। लेकिन हमें अभी भी जल्दी करनी है, और अगर हम आप सबको साथ ले लें, तो हमारे लक्ष्य बहुत बड़े हो जाएंगे। बल्कि यह वाकई खतरनाक होगा। इसलिए हमें अपने अपने रास्ते चल देने चाहिए। राजकुमारी चारिस ने धीरे से आह भरते हुए कहा। इसके बाद वह फायरबर्ड लीजन के शूरवीरों का नेतृत्व करते हुए धीरे धीरे वहां से चली गईं। वह राजकुमारी चारिस को अपने आदमियों के साथ जाते देख रोहन ने राहत की लंबी सांस ली। दूसरे पक्ष द्वारा ओल्ड यादव की वफादारी स्वीकार न करने की वजह से रोहन को ज्यादा बातें करने से बचा लिया गया था। यादव, उठो, वे चले गए हैं। बैरन परमान बूढ़े यादव के पास आए। ये देखकर कि बूढ़ा यादव अभी भी जमीन पर एक घुटने के बल झुका हुआ है, उन्होंने बेबसी से सिर हिलाया और उससे ऐसे ही बात की। बूढ़ा यादव धीरे से खड़ा हुआ। फायरबर्ड लीजन के शूरवीरों को जाते हुए देखने के लिए वह मुड़ा, उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। काफी देर बीतने के बाद आखिरकार बूढ़े यादव ने बोलने के लिए मुंह खोला। उन्होंने अजीबोगरीब लहजे में कहा, उस समय प्रिंस फ्रेडरिक ने प्रशिक्षण के दौरान मेरी गलतियां बताई थीं। उनके बिना युद्ध के मैदान में यादव लेहमैन नहीं होता, और मैं शायद कत्ल खाने में ही मर जाता। रोहन और बैरन परमान ने एक दूसरे को देखा, पता चला कि इस वजह का भी कोई वजूद था। बूढ़े विल्सन ने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया था। प्रिंस फ्रेडरिक ने अतीत में ओल्ड यादव की बहुत बड़ी मदद की थी। शायद प्रिंस फ्रेडरिक के लिए इसमें उन्हें कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। शायद उन्हें कभी याद भी नहीं आया होगा कि उन्होंने एक शांत और अनाम शूरवीर को संकेत दिए थे, लेकिन ओल्ड यादव को ये बात अपने दिल की गहराइयों में याद थी। इसीलिए उन्होंने शाही परिवार के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने में जरा भी संकोच नहीं किया था, जब वे अपनी सबसे खतरनाक स्थिति में थे। चलो चलें, उनके पीछे से चलने पर हम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। ओल्ड यादव ने उनका वह पक्ष पुनः प्राप्त कर लिया था जो निर्दयी और निर्णायक था, जो तेजी और जोश से आगे बढ़ रहा था। रोहन ने सिर हिलाया। ओल्ड विल्सन सही थे, अगर वे फायरबर्ड लीजन के शूरवीरों के पीछे चलते तो ज्यादा सुरक्षित रहते। कम से कम अगर आगे कोई समस्या आती भी, तो फायरबर्ड लीजन उन्हें एक एक करके सुलझा लेता। वे लगभग ओल्ड यादव के काफिले के लिए आने वाली बाधाओं को दूर कर रहे होते। आखिरकार उनके भागने के रास्ते में खतरा केवल चर्च के रूप में ही नहीं था, बल्कि हर जगह मौजूद डाकुओं के रूप में भी था। दिल, क्या तुमने ध्यान से देखा? क्या ये सचमुच फायरबर्ड लीजन है, जो प्रकाश के साम्राज्य की 4 महान सेनाओं में से एक है? चेहरे पर अजीब से पैटर्न बने एक आदमी ने धीमी आवाज में पूछा। बिग बॉस, हमने उन्हें पहले ही स्पष्ट रूप से देख लिया है। उन्होंने जो कवच पहना है वह वास्तव में फायरबर्ड लीजन का मानक कवच है। खुरदुरे कपड़े से बने वस्त्र पहने 3 व्यक्तियों ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, उनके चेहरों पर उत्साह के चिन्ह थे।
इतना खराब भी नहीं। चेहरे पर अजीबोगरीब आकृतियां बनाए हुए वह आदमी इन लोगों के समूह का सबसे बड़ा सरदार था। उसने हल्के से सिर हिलाया और जमीन से उठ खड़ा हुआ। काले कवच को हल्के से अपने शरीर पर रगड़ते हुए उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, प्रकाश के शाही परिवार का फायरबर्ड लीजन पर सीधा नियंत्रण है। अब जबकि प्रकाश के साम्राज्य में अराजकता फैली हुई है, तो जो लोग फायरबर्ड लीजन के शूरवीरों की सुरक्षा का खर्च उठा सकते हैं, वे शाही परिवार के सदस्य ही होंगे। यह एक मोटा बकरा है, शाही परिवार के सदस्यों के पास जरूर ढेर सारा धन होगा। हमें बस उन्हें हराना है और हम हरिकेन, अत्याधुनिक कवच और धारदार हथियार खरीद पाएंगे। तब तक हम प्रकाश के साम्राज्य की इस अव्यवस्थित स्थिति का फायदा उठाकर कुछ शहरों पर हमला भी कर सकते हैं। हमें अब यहाँ फंसने की जरूरत नहीं होगी। बिग बॉस की आंखों में उत्साह की चमक थी। वह न सिर्फ हरिकेन का सरदार था, बल्कि एक ऐसा डाकू सरदार भी था जिसकी महत्वाकांक्षाएं बेहद बेतहाशा थीं। वह तो एक दिन कुछ शहरों पर कब्जा करने का सपना भी देखता था। अब सबसे अच्छा मौका आ गया था। शाही परिवार के ये सदस्य, जो अपने साथ अपार खजाना लेकर आ रहे होंगे, इस समय केवल कुछ 100 शूरवीरों के संरक्षण में थे। यह उनके लिए स्वर्ग द्वारा दिया गया एक अवसर था। लेकिन बिग बॉस, इस फायरबर्ड लीजन के पीछे एक विशाल काफिला प्रतीत होता है, जिसमें लगभग 1000 या उससे अधिक शूरवीर हैं। कुछ डाकू सच्चाई बताने से पहले एक क्षण के लिए हिचकिचाए। हालांकि बिग बॉस को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस कुछ छोटे रईस हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हम ऐसे कई छोटे रईसों से मिल चुके हैं। वे आराम और इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं, और उनके शूरवीरों को अब पता ही नहीं कि युद्ध में खून खराबा क्या होता है। उनके शरीर में अब लड़ाई का खून नहीं है। हम उन्हें यूं ही डरा देंगे और वे दयनीय हालत में भाग जाएंगे। ये कैसा रहेगा? तीसरे सेनापति और चौथे सेनापति, आप दोनों 1500 भाइयों के साथ इस काफिले से निपटने के लिए जाएं। याद रखना, सभी पुरुषों को मार डालना और सभी महिलाओं को वापस लाना। बिग बॉस के चेहरे पर अजीब पैटर्न खून के रंग की रोशनी के साथ मंद चमक रहे थे, जिससे उनकी अभिव्यक्ति असाधारण रूप से क्रूर लग रही थी। अध्याय 60, अजीब डाकू आए। अनुवादक, सुपर टॉप नवंबर। गाड़ी में रोहन ने अपनी जागरूकता के भीतर 2 जादू मॉडल देखे। अग्नि गोल के जादू मॉडल द्वारा संचित जादुई शक्ति पहले से ही बहुत गहरी और समृद्ध थी। रोहन ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि वह लगभग 25 सामान्य अग्नि गोल छोड़ सकता था। ऐसी जादुई शक्ति पहले से ही अत्यधिक समृद्ध और प्रचुर थी। वृद्धअथ की मंत्र पुस्तिका में उल्लेख था कि एक सामान्य जादूगर के पास लंबे समय तक संचय करने के बाद केवल 30 मंत्रों को प्रकट करने के लिए पर्याप्त जादुई शक्ति होगी। हालांकि अब तक रोहन केवल 2 या 3 महीनों से अपने मंत्र मॉडल बना रहा था, लेकिन वह पहले से ही उस संचय के करीब पहुंच रहा था जिसे प्राप्त करने में एक सामान्य जादूगर को कई वर्ष लग जाते हैं। इन सब के बीच रोहन जिन स्पेल मॉडल्स को बनाने के लिए द मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, वे 1,80,000 स्पेल मॉडल्स में से चुने गए सर्वश्रेष्ठ स्पेल मॉडल्स थे। स्वाभाविक रूप से वे एक सामान्य स्पेल कास्टर के स्पेल मॉडल से बेहतर होते। कम से कम रोहन की जागरूकता में स्पेल मॉडल्स केवल 30 साधारण मंत्रों तक सीमित होने से कोसों दूर थे। फ्रॉस्ट की जादुई शक्ति का संचय भी बहुत धीमा नहीं था। अब तक वह 7-8 मंत्र छोड़ चुका था। हालांकि उसकी जादुई शक्ति में जिस तेजी से वृद्धि हो रही थी, उसकी तुलना में रोहन की मानसिक शक्ति सुस्त गति से बढ़ रही थी। उसकी मानसिक शक्ति की वृद्धि की गति बहुत सीमित थी, क्योंकि वह केवल एक शुरुआती ध्यान मंत्र पर ही निर्भर था। यदि वह इस गति का अनुसरण करता और चरण दर चरण साधना करता, तो रोहन की मानसिक शक्ति को उस स्तर तक पहुंचने में कम से कम आधा वर्ष लग जाता, जहां वह तीसरे मंत्र मॉडल का समर्थन कर सके। एक औसत जादूगर के लिए आधा साल शायद धीमा न माना जाए, लेकिन रोहन को खुद को एक सामान्य व्यक्ति से एक शक्तिशाली जादूगर में बदलने में सिर्फ 2 या 3 महीने लगे थे। इसलिए रोहन के लिए आधा साल पहले से ही एक बेहद लंबा और कठिन समय माना जा सकता था। उसकी मानसिक शक्ति के धीमे विकास के अलावा मंत्रों की कमी की समस्या भी थी। रोहन अब बूढ़े आदमी अथ के बवंडर पर विचार नहीं कर रहा था, लेकिन उपयुक्त मंत्र ढूंढना अभी भी एक बेतुका और थकाऊ काम था। एक शानदार ध्यान मंत्र और एक उपयुक्त 0 स्तरीय मंत्र, ये 2 चीजें थी जिनकी रोहन के पास अब कमी थी, इसलिए वह ब्लैकमून साम्राज्य तक जल्द पहुंचने की उम्मीद कर रहा था। वह जगह जादू करने वालों की पवित्र भूमि थी, इसलिए शायद वहां कुछ उन्नत ध्यान मंत्र और 0 स्तरीय मंत्र ढूंढना आसान होगा। हम क्यों रुक गए? रोहन ने भौहें चढ़ाईं। उसने गाड़ी को हल्का सा झटका महसूस किया, मानो उसे जल्दी में रोक दिया गया हो। इसलिए उसने गाड़ी के पर्दे एक तरफ खींचे और बाहर देखने लगा। मास्टर रोहन, डाकू हम पर हमला कर रहे हैं। मोहन का चेहरा बहुत शांत और स्थिर था। वह घबराया हुआ नहीं लग रहा था। इसके अलावा जब रोहन ने डाकुओं को अपने सामने देखा, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। काफिले के सामने उसे बस रंग बिरंगे कपड़े पहने लोगों का एक समूह दिखाई दे रहा था। उनके कपड़े एक जैसे नहीं थे, ज्यादातर के पूरे शरीर पर सिर्फ खुरदुरा लिनेन था, जबकि कुछ की हालत थोड़ी बेहतर थी, क्योंकि उन्होंने हल्के कवच के कुछ टूटे फूटे और पुराने टुकड़े पहन रखे थे। उनके हथियार भी हास्यास्पद और शर्मनाक थे। ज्यादातर के हाथ में सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी थी। ये लोग डाकू हैं। रोहन को चर्च के संरक्षक तलवारबाजों से हुई मुठभेड़ याद आ गई, जिन्होंने यादव इलाके में डाकुओं का वेश धारण किया था। वे अनुशासित और अच्छी तरह प्रशिक्षित थे और उनके पास बेहतरीन उपकरण थे। शायद अब उन्हें डाकू नहीं, बल्कि एक सच्ची सेना माना जा सकता था। शायद उसकी आंखों के सामने मौजूद इन लोगों को ही असली डाकू माना जा सकता है।
इन डाकुओं की संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। रोहन साफ देख सकता था कि इनमें से एक भी डाकू ओल्ड विल्सन के नेतृत्व वाली शूरवीरों की टीम से डरा हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि उनकी आंखों में बेकाबू लालच झलक रहा था। रोहन ने भारी भरकम कवचधारी शूरवीरों को देखा जो लगभग पूरी तरह से हथियारों से लैस थे, और फिर रंग बिरंगे परिधानों और बेतरतीब हथियारों से लैस डाकुओं को भी। वह खुद को निःशब्द महसूस करने से नहीं रोक सका। मोहन, क्या ऐसा हो सकता है कि हम बहुत कमजोर लग रहे हैं? रोहन की आवाज पड़ते ही ओल्ड यादव के भारी भरकम बख्तरबंद शूरवीरों ने पहले से ही एक आक्रामक दल बनाकर खुद को तैयार कर लिया था। उन्हें बस ओल्ड यादव के एक ही आदेश का इंतजार था और वे उन डाकुओं पर टूट पड़ेंगे और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दिल, कमांडर मैक्स, वहां डाकू हैं। हम क्या करें? राजकुमारी चेरिस के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे। जो डाकू उनके सामने आए थे वे घनी भीड़ में थे। उन्हें डर था कि उनकी संख्या 2-3 हजार होगी। हालांकि कमांडर मैक्स को चिंता की कोई बात नहीं लगी। उसने गर्व से कहा, महाराज, सिर्फ डाकू कुछ नहीं होते। अगर उनकी संख्या ज्यादा भी होती तो भी वे बस एक बिखरी हुई भीड़ होती। मैं सिर्फ 600 फायरबर्ड शूरवीरों का नेतृत्व करके डाकुओं के इस गिरोह को कुचल सकता हूँ। राजकुमारी चेरिस अब केवल कमांडर मैक्स पर ही निर्भर रह सकती थी, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कमांडर मैक्स। 600 शूरवीरों का नेतृत्व करो और उन डाकुओं को पूरी तरह से हरा दो। कमांडर मैक्स ने तुरंत 600 शूरवीरों का नेतृत्व किया और उनकी आक्रमणकारी टुकड़ी तैयार की। गगनभेदी आवाज में उन्होंने गरज कर कहा, आक्रमण करो। तुरंत ही चारों ओर धुआं और धूल उड़ने लगी, क्योंकि 600 शूरवीर अपने सामने खड़े डाकुओं की ओर ऐसे दौड़े जैसे कोई खूंखार बाघ पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ रहा हो। कमांडर मेंस ने अपने आदमियों का नेतृत्व करते हुए धावा बोला। अपनी तलवार को कसकर पकड़े हुए उसके पूरे शरीर से एक गहरी, मिट्टी जैसी पीली रोशनी निकल रही थी। वह जहां भी जाता कोई भी डाकू उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। जैसे ही कमांडर मैक्स को लगा कि कुछ और हमलों के बाद डाकुओं का ये दल हार जाएगा और तितर बितर हो जाएगा, डाकू अचानक फैल गए। उनके पीछे से एक दर्जन से ज्यादा बेहतरीन हथियारों से लैस शूरवीर दौड़े और कमांडर मैक्स को एक साथ घेर लिया। कमांडर मैक्स घबराए नहीं। उन्होंने इन दर्जन भर लोगों को ठंडी निगाहों से देखा और उन्हें एहसास हुआ, हालांकि ये लोग उनकी ओर खतरनाक अंदाज में आ रहे थे, लेकिन उनके शरीर में कोई तात्विक आभा नहीं दिख रही थी। इससे ये सिद्ध हो गया कि ये शूरवीर मौलिक तलवारबाज नहीं थे। मरो, डाकुओं! कमांडर मैक्स ने एक शूरवीर पर निशाना साधा और अपनी तलवार हवा में ऊंची उठाई। तलवार से निकलने वाली मिट्टी जैसी पीली रोशनी कमांडर मैक्स के पूरे शरीर पर छा गई। हालांकि पृथ्वी के तलवारबाज रक्षा में माहिर थे, फिर भी वह पहले ही तीसरे स्तर के मौलिक तलवारबाज के स्तर तक पहुंच चुके थे, इसलिए उनकी शक्तियां अभी भी बहुत ज्यादा थीं। यहां तक कि एक सामान्य दूसरे स्तर का मौलिक तलवारबाज भी उनके हमले को रोक नहीं पाता, उन डाकुओं की तो बात ही छोड़िए जो मौलिक तलवारबाज भी नहीं थे। टकराना। कमांडर मैक्स की तलवार ने एक लोहे की तलवार पर बेरहमी से वार किया। शक्तिशाली प्रतिक्रियावादी बल के कारण उसकी तलवार लगभग उसके हाथ से छूट गई। कमांडर मैक्स अविश्वास से अपने सामने खड़े डाकू को घूर रहे थे। हमेशा की तरह तत्वों में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। उसके सामने खड़े डाकू ने, जिसके चेहरे पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं, बिना किसी तत्व का इस्तेमाल किए अप्रत्याशित रूप से उसके हमले को रोक दिया था। ये कैसे संभव है? कमांडर मैक्स अभी भी सदमे में थे, लेकिन चेहरे पर अजीबोगरीब निशानों वाला डाकू पहले ही शरारत से हंसने लगा था। हे, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। धावा बोलो। कमांडर मैक्स को घेरे हुए लगभग एक दर्जन शूरवीरों में से हर एक ने अपनी तलवारें निकाली और उन्मत्त आक्रमण में उन पर टूट पड़ा। वे सभी किसी भी तरह से दूसरे दर्जे के तत्व तलवारबाज से कमतर नहीं लग रहे थे, लेकिन उनमें से किसी के भी शरीर पर किसी भी तत्व की आभा नहीं थी। दूसरे शब्दों में, वे पूरी तरह से अपने शरीर की ऊर्जा पर निर्भर रहकर दूसरे स्तर के मौलिक तलवारबाज से मुकाबला कर सकते थे। अगर उनमें से सिर्फ एक ही प्रकट होता तो शायद उसे असाधारण प्रतिभा वाला माना जा सकता था और यह एक विशेष स्थिति होती। हालांकि एक ही समय में एक दर्जन से ज्यादा तलवारबाजों का प्रकट होना कोई संयोग नहीं था। कमांडर मैक्स की तरह 600 फायरबर्ड शूरवीरों का भी